चाहे आप कितने भी कॉन्वेंट स्कूल में चले जाओ, भाई अंग्रेजी बोलने का मन नहीं करता, अंदर से इच्छा नहीं होती यार, उनका करता है यार, हम देसी थे। मैं टॉस्ट मास्टर की मीटिंग में चला गया था, अभी भी याद है, मैं था, मेरा दोस्त था, वो मेरी पहली मीटिंग थी और मेरे दोस्त की आखिरी मीटिंग थी। ना हार्डवर्क ना टैलेंट, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन बीट्स योर टैलेंट, ऑब्सेशन बीट्स योर हार्डवर्क, ईच एंड एवरीथिंग। ऑब्सेशन की जो बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं पे आई थिंक उसका जो अंदर का जो एनेबलिंग फैक्टर है वो कॉन्फिडेंस ही है। ये कहाँ से निकल कर आता है और ये हमेशा रहता है। मैं बात पता ही क्या है, हम सब ना जीरो पैदा हुए थे, बिल्कुल हमारे अंदर कुछ भी इंस्टॉल नहीं था, जैसे कि एक नॉर्मल कंप्यूटर रहता है। तो जिसने कुछ उखाड़ लिया है ना लाइफ में भी, उसने इसलिए उखाड़ लिया क्योंकि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए थे ना वो अच्छी क्वालिटी के थे। बच्चा जब पैदा हुआ है वो भी उसकी ब्लैंक मेमोरी है ना, और जिसने कुछ उखाड़ लिया वो भी जब पैदा हुआ था ब्लैंक मेमोरी थी। इट्स जस्ट दैट जिसने कुछ उखाड़ लिया उसके अंदर अच्छे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए थे। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि जो अच्छे सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हुए वो हम भी अपने अंदर कर लेंगे। तो भाई बड़ा 30 मार्क है फिर उस हिसाब से थोड़े, नहीं तो अपने आप को कम क्यों आंकना। तो मैं कहता हूँ कि भाई हम शब्दों की दुनिया में हैं और लोग शब्दों के अंदर मीनिंग ढूंढ लेते हैं, लेकिन विजडम शब्दों के परे। आपका कॉन्फ्रंटेशन विद विजडम, मतलब वो कैसे हुआ था, किस एज में हुआ था, व्हाट वाज दैट। फर्स्ट थिंग, नेवर एवर एवर बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि अगर गलती करने से डरते हो ना तो कभी वो समझ जो है ना, वो बुद्धिमत्ता जो है वो नहीं आएगी। In this podcast, I have someone who has not just, I would say, broke the records of being mediocre, but he has always gone to the next level. इनका एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, इनफैक्ट इनके जो I would say in this leadership we used to use this I would say one liner. It says when passion meets inspiration, it becomes obsession. And I think in that year he lost approximately 20 kgs. I don't know, 20, 15, 10, I don't know. But बहुत massive तरीके से weight lose किया था. And this guy is a powerhouse. And today there is a change in his personality. And I'm going to ask in this podcast कि भाई हमारा जो पावर हाउस जो था वहां से एकदम स्पिरिचुअल और एकदम शांत, एकदम मतलब मान के चलिए मतलब ऑलमोस्ट ट्राइंग टू ऑलमोस्ट बी लाइक ओशो कैसे बना। So in this podcast, I'm going to unveil, I would say, the multiple aspects of Ankur Yadav, because I've seen him from where to now, and I want to understand, because ये मेरे दोस्त ही नहीं, again he has a very strong intuitive ability to understand human behavior. Communication के अंदर is awesome, be it Hindi, be it Punjabi, be it English, he can speak any language and he will speak for the first time. ऐसे बात करेंगे as if आप पहले से उसके दोस्त हो, 20 साल पुराने दोस्त तो ऐसे मिलेंगे। तो मतलब this guy is he's a natural communicator, and let's see how today's communication goes on. I'm welcome to this podcast. थैंक यू सोलेमान भाई, थोड़ा ज्यादा हो गया था। और 20 यार उस टाइम पे मैंने अराउंड 7-8 kg लूज करा था। अच्छा, हाँ बढ़िया, बहुत ज्यादा लग रहा था। Considering the habits, because Ankur was known for everything. अंकुर किसी भी चीज को ना नहीं बोलता था, बिकॉज यस मैन, लाइक जिम कह रहे, एक मूवी थी यस मैन, देखिए वो, देखिए उसके तो हर चीज के लिए यस करता था। नहीं नो भी कर। So अंकुर यार, I mean भाई मतलब it is so good to see you after such a long time. Pleasure is all mine. And you know मैं यहाँ पे इधर on the other side, और आप वहाँ से almost हरियाणा से आ रहे हो, you based out of Gurgaon, right? Yes. गुड़गांव हरियाणा। काबा से to be precise, so it is at Delhi border. Delhi border. तो मेरे को दोनों और टच है, मतलब कि उधर का भी रहता हूँ। So Ankur, I mean you from the Kaaba-Sira border, and you have आप अलग टाइप के, मतलब एक अलग ही genealogy, मतलब मान के एक अलग ज्योग्राफी के साथ आप पले बड़े हो, मतलब जहाँ पे मतलब अंग्रेजी गाने तो सुन लेते, लेकिन भाई के मुंह अंदर से निकल कर आती हिंदी, लेकिन हरियाणवी निकल कर आती। तो मतलब आई वुड से दैट एंड दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। आपने जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है, व्हिच इज कॉल्ड द MTS, मदर टंग इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। और आप बहुत ही फराटेदार, मतलब आपके मैं हिंदी में बात करूँ बिकॉज मेरी ऑडियंस हिंदी इंग्लिश दोनों बोलती है, बट यू नो आई वुड लाइक टू लिसन सम इंग्लिश वर्ड्स इवेंचुअली इन द पॉडकास्ट। बट मैं कहूँ कि ये वाला जो पार्ट है वेयर यू नो यू मेट सो मेनी हरियाणवी, हरियाणा के अंदर तो भाई वही चलता है कि गाने चलते हैं बढ़िया वाले, और वहां से अंग्रेजी की जर्नी पहली बात, ठीक है ना, बिकॉज माई स्टूडेंट्स, आई मीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स विच आर Tier 2 Tier 3, तो उनको बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंग्लिश को लेकर, ठीक है ना। तो पहले हम इंग्लिश का जो पार्ट है, ठीक है अरे भाई, हाँ, तो पहले हम उसको कवर करते हैं भाई, कि मतलब यू बीइंग, चाहे आप कितने भी कॉन्वेंट स्कूल में चले जाओ, भाई अंग्रेजी बोलने का मन नहीं करता, अंदर से इच्छा नहीं होती है यार उनका करता है यार, हम देसी थे।
उन्हें ज्यादा पड़ता है। मेरे तो बहुत बुरे लगते थे कॉन्वेंट स्कूल वाले, मैं ऐसे फराटेदार इंग्लिश बोलते थे और हम जमा देसी आदमी। हाँ। तो भाई मैं वही कह रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यार मतलब हाउ डिड योर जर्नी, मतलब स्पेशली बिकॉज आई नो यू सिंस द टोस्ट मास्टर्स डे गार्डन, हाँ, एंड आई वांट टू नो एंड अंडरस्टैंड कि मतलब व्हाई यू चोज टोस्ट मास्टर्स एंड व्हाट वाज द रीजन टू यू नो गेट इनटू अ पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, सीखना क्यों चाहते थे भाई वहाँ पे? भाई मेरे तो घंटा पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पता था कि क्या पब्लिक स्पीकिंग होती है। विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड आई वांट टू मेक इट एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ बीइंग फनी करके। तो इंग्लिश था यार, मेरा बिल्कुल मन था इंग्लिश का। अच्छा यार इंग्लिश बोलना है क्योंकि यार अलग ही ना लोग। अगर तुम्हें कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना, तो वो लोग बोलते हैं यार यूं ही है, हल्का फुल्का सा, ऐसे कुछ नहीं पता उस हिसाब से। और तुम कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हो ना, फिर भी इफ यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो पीपल विल हैव दिस काइंड ऑफ परसेप्शन दैट यू आर वेल रेड पर्सन, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन एंड यू आर अ सोफिस्टिकेटेड इंडिविजुअल। ये वाला सिनेरियो रहता है। और यार अब तो ना काफी सारे अपॉर्चुनिटीज और अब तो काफी सारे वेज हैं। हमारे टाइम पे इंटरनेट नहीं था उतना, यूट्यूब की वीडियो भी देखनी है ना, 1 GB बहुत ही महंगा मिलता था और बस कर लो तुम जिस हिसाब से नेट कर रहे हो। और अब तो बहुत सारे वेज हैं। तो मेरा मन इसलिए था क्योंकि बीइंग फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन, अब उसकी भी एक अलग स्टोरी है कि मैं कैसे वहां पर घुसा, मेरे साथ क्या क्या हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हाँ है क्या बात पर रहा था? बस 3% होता भाई, पास रेट पर गंदा बहुत ही भाई, 26% आ रहे हैं हम। सच में? हाँ ओके ओके। तो सिनेरियो क्या था यार कि मैं अपना आर्टिकलशिप और उस हिसाब से मैं देखता था, तो बिग फोर वाले जो होते ना उनको एक अलग ही और होता था। हाँ और यार हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए और फिर अपना गांव देहात वाला एरिया, ना कोई इंग्लिश बोलता ना कुछ, हिसाब से बोलोगे भी तो और मजाक उड़ेगा। तो यार ये तो था कि दिस थिंग विल टेक यू टू द ग्लोबल लेवल। अगर अपना इंडियन तक कर रहे हो तुम तो इट इज फाइन, अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो तब भी धंधा अच्छा जमा सकते हो। लेकिन इफ यू वांट टू गो ग्लोबल तो ग्लोबल लैंग्वेज आनी चाहिए। आपका एक स्टेटमेंट मेरे को याद है, मैंने जो स्टॉक मैं बोल देता हूँ। हाँ अगेन वो स्टेटमेंट मेरा नहीं है, हाँ। मेरे एक फ्रेंड है, तो उनके थ्रू में एक और फ्रेंड से मिला था, उनका नाम नीलोत्सर मृणाल। तो उन्होंने कहा था कि उर्दू प्यार की भाषा है, हिंदी व्यवहार की भाषा है और इंग्लिश व्यापार की भाषा है। तो वो वाली चीज़ थी। और फिर अंदर से आ गया था यार कि इंग्लिश सीखनी है। तो मैं देख रहा था यार क्या क्या जगह है, कहाँ पे जा करके सीख सकते हैं, और उस हिसाब से करके बहुत टाइम पहले ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज हुआ करता था, एक BSL करके, तो वहाँ पे मैं कुछ टाइम के लिए गया था। फिर एक बार फ्रेंड था नीरज, उसने कहा था टोस्ट मास्टर के बारे में, उसने बताया था। और एक दिन मैं वैसे इंटरनेट के सामने बैठ गया, पता करने लगे यार क्या है टोस्ट मास्टर। तो मैं और मेरा दोस्त है, हम चले गए वहाँ पे। अब इतना मेरे को था यार कि ये चीज़ सीखनी है, तो वो माइंडसेट मेरा क्लियर था। तो उसके लिए जो भी प्राइस पे करना पड़े इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, इन टर्म्स ऑफ फेसिंग द ह्यूमिलिएशन कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, वो तो मेरे को से 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर कुछ सीखना है तो वो तुम्हारे अंदर फायर, वो आग होनी चाहिए कि तुम्हें सीखना है तो सीखना है। मैं टोस्ट मास्टर की मीटिंग में चला गया था, अभी भी याद है। मैं था, मेरा दोस्त था, वो मेरी पहली मीटिंग थी और मेरे दोस्त की आखिरी मीटिंग थी। क्यों? वो नहीं आया था, उसका मन भर गया था यार कि नहीं आना उनको। लेकिन आई वॉज लाइक यार मस्त जगह है और यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। यहाँ पे बंदे ना मजाक नहीं उड़ाते, ये बेस्ट चीज थी। एंड इवन इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स तो उसके लिए भी लोग अपलोड करते थे कि यार एटलीस्ट यू हैव शोन द करेज टू कम अप टू द स्टेज। दैट इज द बेस्ट पार्ट। उसके बाद में इनिशियली अब वो ये कि इट इज ऑल अबाउट हाउ ऑब्सेस्ड यू आर, जैसे कि आपने मेरे स्टेटमेंट बोली थी, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू ऑब्सेशन। आई वुड से ना हार्ड वर्क ना टैलेंट, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन बीट्स योर टैलेंट, ऑब्सेशन बीट्स योर हार्ड वर्क, ईच एंड एवरीथिंग। अब हिंदी में अपनी मैं स्पीचेस लिखता था, वहां पे मेरे को राइट मेंटर्स मिले। तो इनिशियली तो VP हेड थी मेघा एंड भव्या, तो ये थे VP हेड्स। इन्होंने मेरी काफी हेल्प करी। तो मेरे को कुछ भी होता था नए नए वर्ड का, जैसे मैं अपनी काफी स्पीचेस में मैंने मेंशन भी कराया, मैं भावनाओं में बह गया, मेरे को नहीं पता था इसको कैसे बोलते हैं। देन आई गॉट टू नो कि अंकुर यू गॉट कैरीड अवे। तो इस हिसाब Actually, you're not aware of the experience called carried away. हाँ मेरे को नहीं पता था। So, यार आमना से कैसे इंग्लिश में इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, तो हिंदी में अपना लिखता था, फिर ट्रांसलेशन की हेल्प लेता था। अब उस टाइम पे ना नेट उतरा हुआ था, Google Translate. उतरा अब आया, अब ये चीजें लोगों का ध्यान गया है। तो उसी हिसाब से पहले तो डिक्शनरी खोलते थे, पहले कौन सा वर्ड को उधर गूगल पे करके ढूंढते थे कि इसका क्या मीनिंग है ये वो। और वहां पर भी जो मरियम वेबसाइट या फिर वो रहती थी ना, वो अब वैसी भी डिक्शनरी उठा करके देख लो, तुम्हारी वो क्या अच्छी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती भी। हाँ ढूंढते ढूंढते और नॉर्मल वो वर्ड लिख के दे रहे थे, लेकिन हाउ टू यूज दैट वो चीज नहीं आती।
तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट करा। If a person has to learn new words and very quickly and also apply it very quickly, हाँ, तो क्या तरीका है? तो सबसे पहले तो अगर बुक के बारे में बताऊँ तो वर्ड पावर नहीं सी, वर्ड पावर वाली। हाँ, फैंटेबुलस बुक। हम्म। और दूसरा, जो भी आपको बोलना, जो भी आप हिंदी में बोलना चाहते हो, राइट द सेंटेंस एंड ट्राई टू थिंक हाउ टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एंड आस्क पीपल फॉर द एडवाइस। नाउ पीपल हैव द फैसिलिटी टू यूज चैट जीपीटीज एंड ऑल दोस थिंग्स, तो भाई टेक हेल्प। और फिर नेक्स्ट टाइम गोइंग फॉरवर्ड जो सेंटेंस तुमने अभी हिंदी में बोला है ना, उसको इंग्लिश में ही बोलना है, मेक इट अ हैबिट। ये सबसे इजीएस्ट हैक है। किसी से भी बातचीत कर रहे हो ना, तो काफी सारी टेक्निक्स होते हैं। तुम्हारे पास में फोन है तो वह अपने रिकॉर्डर ऑन कर दो फोन का, जो भी तुम कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी इंडिविजुअल के साथ में। जब कॉन्वर्सेशन ओवर होगी उसके बाद में उस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करो। जब तुम्हारे पास में टाइम मिले, डिवोट 1 आवर उस कॉन्वर्सेशन को सुनो और वो देखो कि उसमें से कितने तुमने हिंदी में जो भी लाइन से सेंटेंसेस से तुमने बोले हैं। अगर उसको ट्रांसक्रिप्ट कर लो तो ट्रांसक्रिप्ट कर लो, अदरवाइज जो सेंटेंस बोला है उसे टाइप कर दो चैट जीपीटी में कि मैंने ये सेंटेंस बोला था, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। यू गॉट द सेंटेंस विद प्रॉपर ग्रामर। नेक्स्ट टाइम जो सेंटेंस तुमने हिंदी में बोला था वो हिंदी में नहीं बोलना, उसका जो सब्स्टिट्यूट तुम्हें मिल गया है वो तुम्हें बोल। दैट इज द बेस्ट वे। और बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद में आता है भाई तुम्हारा लिसनिंग। लिसनिंग और बोलने में क्या परसेंटेज, मतलब व्हाट इज द प्रोपोर्शन व्हिच यू गिव टू दो? यार ऐसा कोई साइंटिस्ट तो नहीं गिव है कोई भी परसेंटेज है तो मैंने रिसर्च कर रखा है। बट डेफिनेटली मोर ऑफ स्पीकिंग। लेकिन वही बात है कि बोल भी आप तब पाओगे जब आपके पास में वो वर्ड्स होंगे, आपने सुन रखा होगा। तो रीडिंग के कंपैरिजन में मैं कह सकता हूँ कि लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। लिसनिंग फर्स्ट, देन रीडिंग, और लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, ये फ्लो में कहूंगा। लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। हाँ, ओके, सो दैट वुड बी मच बेटर। अभी मेरा सवाल चेंज हुआ। लिसनिंग को कितना प्रोपोर्शन, स्पीकिंग को कितना प्रोपोर्शन? भाई लिसनिंग मैक्सिमम, लिसनिंग मैक्सिमम जितना आपका हो सके। अभी नंबर भाई बच्चा जो पैदा हुआ है ना, हाँ। वो अगर इंडियन बच्चा भी अगर अमेरिका में पैदा हो गया ना, तो वो इंग्लिश ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो सुन इंग्लिश रहा है वहां पर जाकर के। तो मैक्सिमम जितना लिसनिंग हो सके, और इनिशियली एंश्योर की न्यूट्रल इंग्लिश हो, वो इजी वर्ड्स, हाँ, उस हिसाब से करते। जिसको आप बार और जैसे अगेन आई एम नॉट द फैकल्टी और टीचर ऑफ इंग्लिश, बट ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू लर्निंग अ लैंग्वेज, फर्स्ट स्टार्ट विद द नाउन्स। ये क्या है? ये प्लांट है। अब कोई बोला ये पेड़ है, नहीं, ये प्लांट है। तो बच्चा फिर गोइंग फॉरवर्ड ये कहेगा नहीं थे प्लांट है ये। तो इस तरीके से स्टार्ट विद द नाउन्स, वो इजी होता है। फिर वर्ब, उसके बाद में गो टू एडजेक्टिव्स एंड लाइकवाइज। इंग्लिश टीचर ही हो गई। हाँ, अच्छा, एक और बता, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है, हिंदी तो बोली जाती नहीं। इंडिया के अंदर भाई अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, बंगाली, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस यूज करे जाते हैं, ठीक है ना। विच आई वुड से दैट, मान के चलिए कि क्योंकि ना स्कूल के अंदर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, यहाँ पे बच्चा आता है हिंदी हिंदी हिंदी, फिर से वापस स्कूल में आता है इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो आपको लगता नहीं ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है? यार ब्रेन अडेप्ट कर लेता है, कर तो लेता है लेकिन काफी सामने लग जाता है। सो फॉर एग्जांपल, महारत जिस भाषा में लेनी चाहिए जो कि बहुत मिनिमम टाइम में होती है, उस महारत को टाइम लग जाता है लेने में। यार पेन चीज ये डिपेंड करता है, हाँ। भूल जाओ तुम, क्योंकि स्कूल और अगर घर का भी बात करें ना, तो स्कूल में बच्चा अपना आधा दिन गुजारता है और बाहर भी आधा दिन गुजारता है। मेन चीज ये रहती है कि जिसके साथ में ज्यादा वो कॉन्वर्सेशन कर रहा है ना, वो कौन सी लैंग्वेज है। अगर क्लास उसके फ्रेंड्स ही सारे ऐसे हैं, बेशक स्कूल हो या फिर वो जो इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो ये विल बी वेरी मच कंफर्टेबल विद इंग्लिश, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि घर पे कितना टाइम है या फिर उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, वो बात किससे ज्यादा कर रहा है और उसके सोर्सेस क्या है। तो यार एक बात, हमको आपके पास एक अंदर ना एक का खतरनाक लेवल का कॉन्फिडेंस है, मैं हमेशा देखता रहा कि आते हो आगे वही सब। को पूछना था कि यार कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? मतलब ऑब्सेशन की जो बात करते हो वो भी कहीं ना कहीं पे आई थिंक उसका जो अंदर का जो एनेबलिंग फैक्टर है वो कॉन्फिडेंस ही है। ये कहाँ से निकल कर आता है और ये हमेशा रहता है? मैं बात पता ही क्या है, हम सब ना जीरो पैदा हुए थे, बिल्कुल हमारे अंदर कुछ भी इंस्टॉल नहीं था, जैसे कि एक नॉर्मल कंप्यूटर रहता है। तो जिसने कुछ उखाड़ लिया है ना लाइफ में भी, वो उसने इसलिए उखाड़ लिया क्योंकि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए थे ना, वो अच्छी क्वालिटी के थे। अब बच्चा जब पैदा हुआ है वो भी उसकी ब्लैंक मेमोरी है ना, और जिसने कुछ उखाड़ लिया वो भी जब पैदा होता ब्लैंक मेमोरी थी। इट्स जस्ट दैट जिसने कुछ उखाड़ लिया उसके अंदर अच्छे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए थे। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि जो अच्छे सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हुए,
वो हम भी अपने अंदर कर लेंगे। तो भाई बड़ा 30 मार के आया फिर उस हिसाब से थोड़ी ना, तो अपने आप को कम क्यों आंकना? तो भाई है तो है, हम भी कर लेंगे, जो उसने कर लिया हम भी कर लेंगे। तो ये वाला माइंडसेट है। उसने कोई चीज सीख ली भाई हम भी सीख लेंगे, अगर हमारा मन है तो। अपनी इंडिविजुअलिटी खोए। इंटरेस्ट आ गया ना, घूम फिर के इंटरेस्ट आ गया। हाँ। बिकॉज अगर आप इंटरेस्ट है वहां पे कर लेगा, अगर इंटरेस्ट दूर। तो यार एक बात बताऊं आपको, ये जो है अजीब टाइप का सवाल है पूछने वाला हूं आपसे। आप बच्चे को बादशाह बोलते हो, आप अफगानिस्तान भाई ध्यान नहीं पता चला क्या वजह भाई क्या होता। अफगानी काबुल वाले के बंदे होते हैं, उनके डायलेक्ट में आता है, बादशाह बादशाह बादशाह। याद आ मैंने बचपन में चैप्टर पढ़ा था, काबुल काबुल वाला इस तरीके से करके कुछ तो था। Because I would say that I happened to meet a couple of them and the way they pronounce ये exactly मैंने कहा ये तो यूना चलते क्या है, प्रोनाउंसिएशन का ना कुछ भी नहीं है। अगर भाई 4-5 रशियन मूवी देख लो तो मेरी एक्सेंट रशियन हो जाती है। बंडाना पैट peculiar और अभी No my friend, what you're talking, this is not the way I listen. ट्रफू मैं थोड़ा है मैं देख लूं, मैं खबीब वो देख लूं तो खबीब वाली एक्सेंट आ जाती है। थोड़े कॉर्नर बैक तो वाली एक्सेंट अडॉप्ट कर रहा है, वो बिल्कुल है, वो स्किल है। सो इवेंचुअली आई वुड अंडरस्टैंड दैट अपना जो दिमाग है, मतलब थोड़े टाइम के लिए देख लेंगे तो हम वैसे बन जाते हैं, देन वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। हाँ बिल्कुल भाई, अब एंसेस्टर भी तो वो आणखी दे और क्या बोलते वो कंफ्यूज। They were the opposite that It's a good thing. I mean, this simply means that you have a very good adaptability rate. You can learn things quickly. अरे अंदर है वो तो inside it is never manifested on the outside। तो ये सिनेरियो है। तो हमको आप बताइए, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो कि बहुत हाई लेवल पे पहुंचा है, उसके बहुत डाउन लेवल भी जा चुके हैं, एंड हमारे जो समाज है वो नॉर्मली ना सक्सेस को कुछ ज्यादा ओवर ग्लोरीफाई करता है, बट इट नेवर टॉक्स अबाउट फेलियर्स, इट नेवर टॉक्स अबाउट प्रिपरेशन ऑफ द फेलियर्स एंड व्हेन यू कन्फ्रंट द फेलियर हाउ टू प्रिपेयर इट। फॉर एग्जाम्पल, और इनफैक्ट आई वुड से दैट एट अ लार्ज नेशन लेवल पे हेट भी एक ऐसी चीज है जो कि मतलब आई वुड से इंसान की पूरी हर एक चीज जो कुछ भी कमाई है वो तोड़ देते पूरी तरीके से एज अ पर्सन, बिकॉज आई थिंक यू हैव बीन इनटू द लाइमलाइट। आई मीन अगेन जिस लाइमलाइट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मतलब वो लाइमलाइट ऐसा है जो सिर्फ हम लोगों को मालूम है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड लाइमलाइट है, एंड इट इज टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। ठीक है, तो मैं उस वाले लाइमलाइट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज यू हैव मेट सो मेनी काइंड ऑफ पीपल, और इतना बड़ा कम्युनिटी को मैनेज करना, हैंडल करना, अलग अलग टाइप के लोगों का दिमाग, मतलब रेस्पॉन्सेस, कोई आपके 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 फ्रीक्वेंसी का कोई मैच करता है, कोई आपके फ्रीक्वेंसी का मैच नहीं करता, बट स्टिल यू नो टेकिंग पीपल टुगेदर, अरे आओ लेट्स डू इट, मतलब आपका मतलब वट एवर लेवल यू आर, आपने कभी वो वाला एक्सपीरियंस ही करा होता जहाँ पे आप एकदम लो गए ऑल द टाइम? आई मीन इट कैन बी पोस्ट मास्टर, इट कैन बी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इट कैन बी एनीथिंग इन योर मैन। लाइफ हैज फक बी मल्टीपल टाइम। बिल्कुल भाई, और भाई वही तो रहता है, जिस हिसाब से तुम गिरते हो ना, वही जितनी बुरी तरीके से तुम गिरोगे उतनी जबरदस्त तुम्हारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होंगे, उतनी जबरदस्त तुम्हारी फाउंडेशन बिल्ड होगी कि भाई आई हैव हिट द रॉक बॉटम, उसके बाद तो सब अप ही अप है। तो वो बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे हैं। तो यही है कि फेलियर तो भाई एसेंशियल है। और दूसरी बात बोल रहे थे ना, ये समाज सिखाता नहीं, क्योंकि समाज में तो वही है कि मिडिल फिंगर दिखाओ, समाज से तो बिल्कुल अपना छोड़ दो कि यू शुड हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से करके। मेरे को लेसन बता भाई, मतलब मेरे को ऐसा लेसन जो आपके अंदर ना मतलब एच हो गया कि यार ये वाली चीज है ना अपनी जिंदगी में क्या मतलब कभी भी कि अगर मेरे पास आ भी है ना भैया पैसे देने के लिए, मैं करने नहीं वाला। ऐसा तो यार कुछ सोचा नहीं। ऑब्वियसली यार किसी को भाई मतलब इफ आई एम अर्निंग मनी बाय हर्टिंग सर्टेन अदर इंडिविजुअल या फिर उस हिसाब से करके, तो आई विल बी वे टू माइंडफुल कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। हैव यू हर्ट एनीबॉडी? क्या चीज? किसी को हर्ट करा है? भाई बिल्कुल करा होगा, बिल्कुल लाइफ में यार। मैं अब देवता तो हूँ नहीं, बहुत लोगों को करा है, गलतियां हुई हैं मुझसे, बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां, तो पता भी है, जो ऑब्वियसली मैं नहीं बोलूंगा। आज गलतियां हुई हैं, हर्ट करा है, और उसके लिए कोर्स करेक्शन भी करा है। अब ये कि आप एक बार आप किसी को हर्ट कर देते हो ना, तो उसके बाद में यू कांट मेंड थिंग्स। अगर किसी का दिल दुखा दिया ना, तो भाई वो तुमने दुखा दिया, उसके बाद में ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसको वो फिर वापस से कुछ करेक्ट कर दो। एक बार को तो वो दर्द हुआ ना, तो अब ये है कि यार लाइफ लेसन ले लो और खुद भी गिल्ट में मत रहो। कई बार क्या होता है कि लोग ना गिल्ट में चले जाते हैं कि मैं बुरा इंसान हूँ, मैं गंदा इंसान हूँ, मैंने गलत कर दिया उस हिसाब से। भाई हो गया, तू इंसान है, अब तू भगवान नहीं है कि बस तेरे से सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो वो हो गया, अपना लाइफ को मूव ऑन कर, बस ये ले ले यार कि हाँ बस ये गलती हुई थी, मैंने इस तरीके से किसी को हर्ट करा था, मैं आगे नहीं करूंगा।
तो यार एक बात आता है ये वाला जो पीस अपने साथ, बिकॉज आदमी अपने साथ तो पीसफुल होता नहीं है, वो तो पूरे टाइम गिल्ट में। और मैं बता रहा हूँ कि मतलब नॉट टू अगेन डिफेम वुमेन, बिकॉज मेरे पास मालूम है कि वुमेन हैव द कैपेबिलिटी टू मेक यू फील गिल्टी काफी हद तक है। अगर आपके पास कोई पार्टनर या गर्लफ्रेंड हो तो डेफिनेटली शी कैन इन मल्टीपल इंस्टेंसेस कैन मेक यू फील गिल्टी। और बंदा भाई, बंदा जो होता है कि मैं मतलब वो क्योंकि डिनाइल में रहता है, बंदे सारे डिनाइल में रहते हैं भाई, ठीक है ना, जो मेरे को समझ आया। और अगर सडनली कुछ ऐसा घुसा देता है ना उनके अंदर, तो फिर वो एक्चुअली में सोशल लग जाता है। तो आई डोंट नो मतलब हाउ यू क्रैक दिस कोड कि यार गिल्ट में जाना नहीं है, और भैया हो गई गलती, मैं तो एक इंसान हूँ। मतलब हाउ डिड यू मैनेज टू कम आउट ऑफ दैट गिल्ट? आई एम श्योर कभी ना कभी तो गया होगा। हाँ भाई, गिल्ट डर ही हुआ होगा, मतलब कि हाँ हुआ था कि ऐसा मन करता है कि काश मैं पास्ट में चला जाऊं, कोई टाइम मशीन हो, उस चीज को मैं करेक्ट कर दूं, ये हो जाए वो हो जाए। बट 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होती है ना। अरे साला कौन सा लोग स्टेज जो होते हैं ना, अब भाई एग्जैक्टली याद नहीं है कि पहले डिनाइल रहता है, फिर इसी तरीके से आता है, और लास्ट रहती है एक्सेप्टेंस। तो क्योंकि मैंने एक्सेप्टेंस कर लिया है ना, इसलिए तो मेरे को बाकी स्टेजेस का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो भी देख रहा है दैट पर्सन कैन 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ दोस्तों, आई थिंक ये चौथी या पांचवी बार मेरे को मेरा किसी गेस्ट ने कहा 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, तो पढ़ूंगा पक्का से। हाँ, पांचवी रहती है एक्सेप्टेंस। पहला ना बंदा वो डिनाइल में रहता है, अरे मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया वो हो गया। फिर वो नेगोशिएट करता है सिचुएशन के साथ में, काश चीजें सही हो जाए, ये हो जाए, क्राई करता है, डेस्परेशन होता है उस हिसाब से। तो पांचवी एक्सेप्टेंस होती है, भाई हो गया, अब हो गया, तू कुछ नहीं कर सकता, अब एक्सेप्ट कर और अपना मूव ऑन कर। नहीं तो अगर तेरे को उस बॉटमलेस पिट में अगर तेरे को रहना है ना, फिर वो तू रह ले, फिर तू वहीं पे अपने पूरी जिंदगी वो कर देगा। तो वो चीज होती है फिर माइंडसेट की, कि तुम्हारा जो माइंडसेट है वो विनर माइंडसेट है या फिर लूजर माइंडसेट है। अगर विनर है तो भाई एक्सेप्ट कर कि यू कैन मेक सर्टेन मिस्टेक्स एंड देन मूव ऑन। अगर वो है कि विक्टिम माइंडसेट है, फिर तो भाई तुम रहते ही रहोगे, फिर तुम्हारा काम ही रोने का है। तो अगेन मतलब आपको विक्टिम माइंडसेट और विनर माइंडसेट दोनों को पहचानना आ गया। हाँ भाई बिल्कुल। विनर माइंडसेट और विक्टिम माइंडसेट के डिफरेंसेस बताओ भाई। भाई विक्टिम माइंडसेट जो रहते हैं ना, वो हमेशा रोता हुआ रहेगा बंदा, कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, मेरी सिचुएशन ऐसी थी, काश मेरे पेरेंट्स वैसा, मेरा जो माहौल था वो वैसा था। वो उनका काम ही बस रोने का है। तो जो भी बंदा तुम्हें रोता हुआ दिख जाए ना, वो विक्टिम माइंडसेट है कॉन्टिन्यूसली। विनर माइंडसेट वाला बंदा रहेगा कि भाई हो गया, होगी मेरी ऐसी तैसी, बट अब क्या, अब रोता थोड़ी ना रहूंगा, चल आगे आदमी अपना भाई आगे बढ़, काम कर। फाइटर वाला, फाइटर स्पिरिट रहती है विनर माइंडसेट के अंदर, कि भाई तू 10 बार मुंह तोड़ दे मेरा, मैं इतना बदतमीज हूँ कि मैं 11वीं बार फिर खड़ा हो जाऊँ। और वो लाइफ को इस तरीके से देखते हैं कि मैं तो जिद्दी हूँ, कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन ना मैं इस हिसाब से मैं वो नहीं करूंगा कि भाई मेरे बस की ऐसा नहीं है, मेरे साथ ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया। तो ये वाली चीज रहती है विनर्स माइंडसेट में, कि वो फायर रहती है कि भाई ठीक है, थप्पड़ मारते फिर से खड़े हो गए। तो लाइफ से ना वो इस चीज से नहीं डरते कि लाइफ आएगी, थप्पड़ मारेगी और हम गिर जाएंगे, या फिर उस हिसाब से कि लाइफ में मेरे पे बुरी ना हो जाए। अभी कुछ देर अपने ट्विटर पे भी मैं रीड कर रहा था, तो उसमें लिखा था कि जो एक ट्रेड जो एक इंडिविजुअल को बाकी लोगों से काफी हट करके वो करती है, वो रहती है कि इट इज नॉट अबाउट हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, या फिर तुम कितने टैलेंटेड हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इट इज मोर अबाउट आप अनसर्टेनिटीज को कितनी अच्छी तरीके से झेल सकते हो। और जो विनर माइंडसेट वाले रहते हैं ना, वो अनसर्टेनिटी से घबराते नहीं है। विक्टिम वाला रोते रहेगा। पर मैं तो सोचता मेरे रोज रोज इंसान बहुत बुरे लगते हैं कसम से। थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग भाई। एक बात बता भाई, व्हाट इज योर मतलब, क्योंकि ना मतलब क्योंकि अगर आप बड़े डीप हो रखे मतलब ऑब्सेशन से अब हम चलते हैं थोड़ा सा लाइफ की तरफ। लाइफ के अंदर ये मतलब फॉर एग्जांपल एक वन थिंग इज सर्टेन, मतलब कहता है कि डेथ इज द मोस्ट अमेजिंग इन्वेंशन। बाकी ना, बाकी प्रोफेशन वाले अपने भी यार क्या करते हैं, सेक्स एंड डेथ आर ओनली सर्टेन, लॉयर कुछ और ऐड करते हैं। बहुत के बारे में डेथ है फिर। व्हाट इज योर टेक ऑन डेथ एंड हाउ डू यू परसीव इट? डेथ तो यार एक बार आएगी ना, जिंदगी के बारे में सोचूंगा, डेली आती है। तो सोच रहे हो जिंदगी के बारे में अच्छी है, डेथ एक बार आएगी, तो जिंदगी के बारे में सोचना है। और लाइफ बाकी मैं बताता हूँ आपको, डेथ के बारे में आपने ये टॉपिक लिया है, एक बेहतरीन बुक है अगर कोई कर रहा है तो, डिनाइल ऑफ डेथ, रिकमेंड करी थी मेरे को, मैंने पढ़ी, बहुत जबरदस्त किताब है। नाम याद नहीं, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी मैंने, बुक का नाम याद है, मेरे पेपर बैग मैंने ले रखी है और वो मेरे को रखी हुई है, डिनाइल ऑफ डेथ, अमेजिंग। जितना हम डेथ को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि हम एक दिन मर जाएंगे,
अगर ये एक्सेप्टेंस आ गई तो आप हर दिन जो है ना वो कॉन्शियसली जियोगे। अगर डेथ को आप अवॉइड करोगे, उसके बारे में नहीं सोचोगे ना, तो फिर आप कॉन्शियस लिविंग नहीं जी पाओगे। फिर रहेगा कि हाँ फ्लो में जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। एक रहता है कॉन्शियसली अपनी लाइफ को जीना कि यार मेरी ये आइडियल डेफिनेशन है जीने की, ये मेरे को जन्म मिला है, एक दिन मेरी एक्सपायरी है, तो जितना मेरे पास में टाइम बचा हुआ है ना, इस तरीके से मैं जीना चाहता हूँ। और इससे याद आया, अ, ये आज का कोट था, अभी मैंने इस पे कंtemplate नहीं करा कि ये सही है या फिर नहीं है, बट जो कंटेंट था उसका ट्विटर पे ही वो ये लिखा हुआ था कि आपको अपनी लाइफ ना इसलिए नहीं, मतलब जो मैट्रिक्स होते हैं पीस, हैप्पीनेस, इस पे जज नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी लाइफ जो जज करनी चाहिए, जो ब्यूटीफुल मैट्रिक्स है वो है अलाइवनेस, कि आप कितने अलाइव हो, कितना जी रहे हो हर एक पल को। अगर तुम सुख के पीछे, शांति के पीछे भागोगे तो वो उतने ज्यादा एक्साइटिंग मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स है कि आप हर एक मोमेंट में वो एक अलग ही फील से, आप एक अलग ही ऊर्जा से आप जी रहे हो, तो वाली चीज। और अगर आपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लिव लाइवली, मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और डेथ के बारे में मैंने काफी बार सोचा है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन भी करा है कि भाई एक दिन तो रियल में मर ही जाना है। और इसलिए मैं आफ्टर लाइफ और इन सारी चीजों को मैं करता भी नहीं बिलीव। कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप स्टेटस पे आ रखा था चावा का, तो भाई एक लाइफ है, अब इस लाइफ को तुम्हें ही जीना है। Not even your partner can live this life for you. Not even your child can live this life for you. Not even your parents can live this life for you. Not your friends, not your girlfriend, not your relatives. It is your life. Take the accountability of your life. ये कैसे तुम्हें जीनी है। वो बोलते हैं ना, बी अनअपोलोजेटिकली योरसेल्फ, तो वो वाली चीज करके। अब ऑब्वियसली इसमें तुम्हें विजडम यूज करनी है, ये नहीं कि बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली योरसेल्फ होकर के तुम कुछ भी काम करो तो उसके रेपोकेशंस भी होंगे, तो लॉज ऑफ नेचर भी तुम्हें पता होना चाहिए। बट हाँ वही है कि दैट लाइन ऑफ विजडम शुड बी ड्रॉन एंड देन लिव योर लाइफ कॉन्शियसली। आई टू बी टोटली रेजोनेट विद दैट। विजडम, आपने इतना बड़ा शब्द बोल दिया विजडम। भाई हम लोग पूरा पूरा नॉलेज के साथ घिरे हुए हैं। अब विजडम तो भाई मसूम कहते हैं ना कि इसके मतलब कहते हैं शब्दों के बीच में जो गैप होता है ना वहां पर छुपी होती है, इसके पॉजेस में छुपी होती है और दिखती नहीं है। विजडम क्योंकि बताती नहीं कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, इट्स ऑलवेज इनविजिबल। इट विल कम इनटू यू और इन योर लाइफ इन वेज यू कांट इवन फाथम। तो मैं कहता हूँ कि भाई हम शब्दों की दुनिया में हैं और लोग शब्दों के अंदर मीनिंग ढूंढ लेते हैं, लेकिन विजडम शब्दों के परे है। और आपने विजडम की बात कही थी इसके बारे में बताओ यार। Wisdom, what is, I mean, I would say that if you can explain me your, I would say that आपका confrontation with wisdom, मतलब वो कैसे हुआ था, किस एज में हुआ था, what was that event? मैं ना पहले बेसिक प्रीमाइस में बताता हूँ। हाँ, टू गेन विजडम जो चीज काफी ज्यादा एसेंशियल है। Yes. फर्स्ट थिंग, नेवर एवर एवर बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि अगर गलती करने से डरते हो ना तो कभी वो समझ जो है ना, वो बुद्धिमत्ता जो है वो नहीं आई। एक सवाल है, हाँ। क्या हम सेम मिस्टेक दो बार कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, इंसान है एक इंसान है। क्योंकि यार मैं अगर प्रैक्टिकली बात बताऊं ना, अब लोग बोलते हैं कि जो पहली मिस्टेक वो मिस्टेक है, दूसरी मिस्टेक ये होती है वो होती है। अब इंसान है भाई, हम रोबोट्स नहीं है कि हम इस तरीके से अपने अंदर इंस्टॉल्ड और बिल्कुल चीजें वो कर लेंगे कि जो गलती एक बार होगी फिर हमने अपना वो जो कोड है उसको करेक्ट कर दिया पर चीज नहीं हो पाएगी। वी आर ह्यूमंस, गलती होएंगी। बात ये है कि तुम कितनी बार वापस से खड़े हो सकते हो कि यार फिर से मैं मेहनत करता हूँ, गलती होगी फिर से मैं मेहनत करता हूँ, फिर से मेहनत करता हूँ। क्योंकि वही है कि अगर आपने ये सोचा ना कि दोबारा गलती मेरे से कैसे हो गई, तो तुम गिल्ट में चले जाओगे, फिर वाली चीज नहीं हो पाएगी। तो गलतियां भाई और ये करो, लेकिन पहली बार गलती भी ठीक है, दूसरी बार जो गलती उसके पीछे के कारण क्या थे, तो वो एनालिसिस करना और रिफ्लेक्शन जरूरी है। चल भाई, गेटिंग बैक टू विजडम। पहला तो भाई गलती करो और वही कि फिर उसको एनालाइज करते रहना कि मेरे से ये जो गलती हुई थी, ये गलती क्यों हुई थी। जब ये रिपीटेडली चलता रहता है ना, तो फिर आपको पता दिखाई देते हैं सर्टेन पैटर्न्स, और उन पैटर्न से आपको पता चलता है कि कोई क्या एग्जांपल से देगा उनको? हाँ, मैंने बहुत स्टूपिडिटी करी है ये पर्टिकुलर मोमेंट याद आ गया। तो मैं बहुत ही क्यूरियस था और मैंने, अब ये है स्टूपिडिटी, ठीक है, नॉलेज कैसे तुम्हें स्टूपिड बनाती है और फिर विजडम कैसे तुम्हें बचाती है, उसका एग्जांपल मैं देता हूँ। रॉबिन शर्मा की किताब थी, बहुत टाइम पहले, बचपन में पहले कभी ली थी, बचपन मतलब कि काफी टाइम पहले, 10 एक साल पहले, द ग्रेटेस्ट गाइड।
मेरी लाइफ की आई थिंक पहली वो इंग्लिश बुक होगी, तो वो मैंने ली थी। उसमें था कि आस्क क्वेश्चंस टू द यूनिवर्स, और उस हिसाब से करके अब कि सवाल करने से कभी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। जितने अच्छे सवाल करोगे या फिर तुम जिस हिसाब से सवाल करोगे उतने तुम्हें बढ़िया आंसर्स भी मिलेंगे, ये चीज मिलेगी। अब भाई मेरे आसपास कोई वैसा वो कोई बंदा नहीं कि किससे उसको सवाल पूछूं कि सवाल पूछो क्या करूं वो करूं। तो एक दिन हमारे वहां पर कापसड़े के पास में ही जगह है पुष्पांजलि फार्म्स, तो वहां पे ज्यादा लोग रनिंग वॉक उस हिसाब से जाते हैं। तो वहां पे एक लेडी थी, अब वो मेरे को लगी कि यार ये इंटेलिजेंट सी है। ग्रे हेयर्स थे, अपना रनिंग कर रही थी, और उस हिसाब से मैं यार इसने लाइफ में अपनी काफी कुछ उखाड़ लिया और उस हिसाब से करके तो मैं उसके पास में गया और मैंने कुछ तो सवाल पूछा था कि हाउ टू मेक बिगिन लाइफ और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, पता नहीं कुछ तो मतलब इस हिसाब से मैंने क्वेश्चन पूछा था। और उसका रिएक्शन देख करके ना मेरी हालत खराब हो गई थी। क्या था रिएक्शन? क्या क्या था रिएक्शन? कि अब भाई कोई अनजान इंसान है, वो अपना रनिंग कर रहा है, कोई XYZ आ करके और वो भी कोई मेल इस लड़की से सवाल पूछेगा इस हिसाब से, तो वो भी तो एक स्टेट ऑफ शॉक में जाएगी ना कि ये बात क्या कर रहा है सीधा। कापा टेढ़ा बॉडी में मेरे को लगा कि छिड़ा। भाई बिल्कुल वो हो सकता है। और अब मेरे को रियलाइज होता है कि हाउ स्टूपिड आई वाज, क्योंकि उसके रिएक्शन से मेरे को पता चल गया था। फिर बाद में मेरे को भी रियलाइज हुआ यार अंकुर तू कर क्या रहा था। क्योंकि भाई ठीक है तू बिल्कुल क्रेजी था, तेरे माइंड में था कि यार तेरे को हाउ टू मेक बिगिन लाइफ करके, और ये सारे तेरे दिमाग में सवाल पूछ रहे थे। बट रैंडमली अगर तू जाकर के किसी से इस हिसाब से सवाल पूछ लेगा तो दैट इज वे टू स्टूपिड। तो ये थी स्टूपिडिटी। अब ये चीज मैंने सीख ली। अब फिर धीरे जा करके तो अब पता चला कि भाई किसी से बात भी करना है तो पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, पहले आइस ब्रेक होनी चाहिए, और फिर जाकर के आपको कॉन्टेक्स्ट रखना चाहिए, देन यू शुड आस्क द क्वेश्चन। तो ये चीज थी विजडम। अब बुक ने क्या दी थी? नॉलेज, कि भाई आस्क क्वेश्चंस टू द यूनिवर्स करके, या फिर नेवर बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस। अब मैंने नेवर बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन करके मैंने उस लेडी से वो क्वेश्चन पूछा था, और कसम से मेरे को अभी भी हुआ था कि भाई अगर वो पुलिस से पिटवा सकती थी और पता क्या करवा सकती थी। बट वही मैंने गलती करी। फिर धीरे धीरे करके मेरे को पता चला कि यार अच्छा हाँ जिस हिसाब से रिस्पॉन्स था कि दिस इज समथिंग दैट आई शुड नॉट हैव डन करके स्टेप्स होते हैं, फिर इस हिसाब से करके फॉर्मली करके भाई कोई बंदा रनिंग कर रही है और मान लो स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड में तुम्हें कोई गैप, तुम तो भाई ऑब्सेस्ड हो, तुम्हें $1 बिलियन स्टार्टअप बनाना है, ठीक है, तुम ओ मान लो गांव से आए हो कहीं से, उस हिसाब से करके तुम्हारे सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं, तुम्हारे सपने किसी ने नहीं देखे। अब तुम जैसे तैसे करके कहीं पर भी चले गए और वहां पे तुम्हें कोई दिख गया बंदा कि भाई ये बड़ी सी कार से आ रहा है और इस हिसाब से करके, और तुम्हें लगता है कि इसने अपनी लाइफ में काफी कुछ कर रखा है, तुम सीधा उसके पास में जाओगे और मान लो अपनी फैमिली के साथ में क्रिकेट देखने आया फिर कहीं पे, वो भी क्या करें, पागल है क्या ये। तो ये वाला इंस्टेंस मेरे साथ में हुआ था। तो वो ये कि भाई गलती करो, गलती से घबराओ मत, क्योंकि अगर मैं वो वाली गलती नहीं करता तो आगे का प्रोसेस मेरे को नहीं पता चलता कि मैं कहाँ पे गलत है, कैसे कैसे मेरे को चीजें करनी चाहिए था। सिमिलरली बाकी एरियाज में भी काफी चीजें काफी बार हुई हैं। मेन वो ये कि भाई गलती मत करो, हैव दैट गट। वो क्रेजी पन्ना वो जरूरी है, क्योंकि अगर वो क्रेजी पन नहीं होगा ना, अगर तुम डरते रहोगे तो फिर तुम कभी गलती नहीं कर पाओगे, कभी तुम सीख ही नहीं पाओगे। तो वो मैडनेस भी जरूरी है और वो समझदारी भी जरूरी है। और जब आप काफी सारी मैडनेस आ जाती है और काफी सारी समझदारी आ जाती है तो वो आपको फिर वो बीच का जो रास्ता है, वो थ्रेड जो होता है बिटवीन द मैडनेस एंड दैट इंटेलिजेंस, वो क्लियर हो जाता है कि वो लाइन क्या है। और वो लाइन होती है विजडम, जो कि आती है आपके रिपीटेड मिस्टेक से, उनसे उनको लर्न करने से, और उसको मिस्टेक और जो लर्निंग आपने करी उस चीज को बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो विजडम इज एक्सपीरियंस। वाह, रिपीटेड, दैट इज द रीजन व्हाई ब्रो नेवर हेजिटेट। तो इंसान के मैंने ये देखा है, दो बड़े फियर्स होते हैं। एक होता है सर्वाइवल, भैया कैसे जीने, बिकॉज इनेटली वी वांट टू सर्वाइव, और हम कुछ भी कर ले, इकलौता स्पीशीज सर्वाइवल है। मैमल्स के अंदर तो लंबा सर्वाइव किया वो होमो सेपियंस ही है। एंड द सेकंड इज द फियर ऑफ अबैंडनमेंट, व्हिच यू आर टॉकिंग, बिकॉज हमें अबैंडनमेंट भी घर से निकाल देंगे या मैं कुछ छोड़ के चले जाए, मतलब वो जो थॉट इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है ना कि भाई मतलब मेरे को मतलब मैं अकेला हो जाऊंगा, अच्छा मेरा कोई भी नहीं होगा, मैं लोनली हो जाऊंगा। मतलब लोनलीनेस, इवन आइडियोलॉजिकल अबैंडनमेंट भी काफी ज्यादा रहता है, इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी ओपिनियन रखते भी नहीं है। व्हाट इज आइडियोलॉजी? मैंने अपनी कोई ओपिनियन रखी एंड इफ आई एम डिसएग्रीइंग टू द मासेस देन आई विल बी willing to disagree can also go against them. हो सकता है, लेकिन मैं तो इस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ कि आपकी एक्स ओपिनियन है, आपने नहीं बोला। मैक्स से मैक्सिमम लोगों की मान लो एक्स ओपिनियन है, हाँ।
और वहां पर अगर मैंने वही ओपिनियन रख दी तो आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ देम। बिकॉज आपको बॉयकॉट कर सकते हैं, बाइकआउट कर तो इसलिए आप उस वाले ट्राइब के साथ हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। हाँ, काफी बार होता है, बिल्कुल ऐसा हो। ये तो करते ही है भाई, अभी हम लोग कर रहे थे सरदार की। मैंने कुछ नहीं कहा। भाई मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने कहानी सुना था तुम्हें हल्की सी, चार बेटे पांच बहन से की। मेरा एडमिशन ना मजाक मजाक में हुआ। मेरे दोस्त की लड़ाई थी धौला कुआं, मैं 12वीं में था। अपने दोस्त के साथ में हम गए हुए थे, स्कूल था आर्मी पब्लिक स्कूल। उसके किसी लड़के के साथ में उसकी लड़ाई थी, उसने हमें बुला रखा था, हम थे उनसे 25-30 लड़के। हम वहां पर गए हुए थे और घर वालों ने मेरे 12th में आए थे मेरे कितने 58%। और किसी कॉलेज में एडमिशन हो नहीं सकता था क्योंकि 12th में मेरी खूब लड़ाइयाँ हुई थी और उस हिसाब से घर वाले तो ये सरप्राइज थे कि पास कैसे हो गया। अब कॉलेज में एडमिशन हो नहीं सकता तो घर वालों ने क्या दिया था कि आप पता करके आओ, उन्हें कहीं से वो न्यूज़पेपर में कटिंग मिल गई अपने बच्चे को सीए करवाएं। तो वो मिल गई, उन्होंने कहा जो पता करके आई हो। मैं क्या था लड़ाई में आते वक्त धौला कुआं से पास में सत्य निकेतन पड़ता है, चौरंगी लेन पे हम अपना रोज खा रहे थे। वहीं पे याद आया अब यार घर वालों ने कहा था वो सीए का पता करके आई है। वहीं पर काफी सारे इंस्टीट्यूट्स के बोर्ड लगे हुए थे, CS CWA CA CMA इस तरीके से करके। तो मैं घुस गया इंस्टीट्यूट के अंदर कि पता करके जाता हूँ तो घर वाले तोड़ेंगे। भाई मैं अंदर गया, मैडम ने अराउंड 40 मिनट लिए मेरे को सब कुछ समझाने में। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया एक्सेप्ट फॉर 2 थिंग। जो सबसे पहले कही थी वो और जो सबसे लास्ट में कहा वो क्या था। वो सबसे पहले मैडम ने कहा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CPT विच इज द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और लास्ट में उन्होंने बस एक नंबर बोला था 24 लाख रुपए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो एंट्रेंस टेस्ट है जो CPT ये पास कर लिया तो 24 लाख रुपए मिलेंगे। जबकि उनका कहने का मतलब ये था कि भाई अपने तुम एंट्रेंस टेस्ट करो, उसके बाद में तुम्हारा वो होगा इंटरमीडिएट होगा, फिर फाइनल होगा, तुम्हारी 3.5 साल की ट्रेनिंग होगी, ये होगा। और उसके बाद में उस साल का जो हाईएस्ट कैंपस प्लेसमेंट का जो पैकेज गया था वो था 24 लाख रुपए। अब मैं पागल, ठीक है भाई। मैं वहां से निकला इंस्टीट्यूट से बाहर, मैंने अपनी सारी किताबें कबाड़ी को बेच दी थी। हमारे टाइम पे तो यही करते थे कि 11वीं पास कर ली तो भाई 11वीं किताबें कबाड़ी को दे दो या फिर हाफ रेट में दूसरे बच्चों को बेच दो। 12वीं का हुआ चीज है। मैं बाहर निकला, मैं 11वीं 12वीं में पढ़ा दो कुछ था नहीं। मैं स्कूल था मेरा RK पुरम सेक्टर 8, वहीं पे पूरे टाइम अपना लड़ाई चलती थी। या फिर प्रयास पे चले जाते थे, बसंत विहार वहीं पे बैठे रहते थे, या फिर सूर्य नगर चले जाते थे बैट बॉल खेलने। तो पास तो हो गए थे रट्टा वट्टा मार के, समझ कुछ नहीं थी, पढ़ाई कुछ नहीं थी। भाई साहब 11वीं की किताब वापस लेकर के आया, 12वीं की वापस से किताब लेकर के आया। 3 महीने 12-12 14-14 घंटे अपनी मर्जी से पढ़ा, इसलिए कि 24 लाख रुपए मिलेंगे। दुकान पे जा रहा हूँ सामान खरीदने के लिए, दुकान पीछे रह जाती थी, मैं आगे चला जाता था। इस हिसाब से पढ़ाई करी थी। तो जो डिफिकल्टी है ना यार, इट इज तो मेंटली कंस्ट्रेंट है वो वाली। बहुत सारी स्टोरीज हैं इस चीज को लेकर के। तो डिफिकल्टी कुछ लगी क्या चीज उस टाइम पे? कुछ भी नहीं भाई, वैसे डिफिकल्ट होता भी नहीं है पढ़ना। क्या डिफिकल्ट है, सामने कुछ चीजें लिखी हुई है, उसे सर्टेन बेसिक्स हैं जो तुम्हें हर एक चीज के लिए जो भी तुम्हें काम करना है। जैसे क्रिकेटर है तो उसके सर्टेन बेसिक रूल्स होते हैं। इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट क्रिकेटर देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सिमिलरली किसी भी स्पोर्ट्स का हो गया कि तुम्हें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, तुम्हें इतना रेगुलर वर्कआउट करना है, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और फोकस के साथ में करना है। सेम चीज पढ़ाई के साथ में। तो मैं वापस आपको 2 चीजें समझ आई ना, एक CBT का एग्जाम और 24 लाख। हाँ ये तो ना समझ आए ना। हाँ बिठा लिया 24 लाख, मतलब उसका बीच का इन्फॉर्मेशन गायब। हाँ। तो आपने को दो चीज समझ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो बीच का कॉम्प्लिकेशन अगर आप पकड़ लेता, आपका दिमाग पकड़ लेता, तो मे भी आप कहते, क्योंकि देखो इंसान को वो चीज पसंद नहीं आता। तो मैं एक्साइट नहीं होता। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, कंफ्यूजन इंसान को पसंद नहीं है, क्लैरिटी इंसान को पसंद है। आपको 24 लाख दिख गए, आप समझ गए दूर शब्द। हाँ अब कोई और बंदा रहता हाँ और उसने बीच की पकड़ ले होता, लास्ट आधा आगे और पीछे का नहीं लेता और कहता यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं उसके केस के अंदर तो हो जाता ही नहीं कभी। मैं कहता मैं आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे खेल पूरा अंडरस्टैंडिंग का भाई, ठीक है ना। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज जैसे ही आप चीजें समझते हो ना तो चीजें आसान हो, फटफट हो जाती। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब चीजें नहीं समझ आती कंफ्यूज होता, कहता है नहीं हो पा रहा। भाई चीजें समझ में भी आ सकती है अगर कोई समझाने वाला हो। समझाने वाला हो या समझने वाला दिमाग नहीं मतलब इंटेंट तो तुम्हारी होनी चाहिए यार। दिमाग फंडामेंटल लेवल पे ना सबका काम करता है। कि कोई भी बच्चा जो बोलता है ना कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, वो ऐसा नहीं कि उसका मैथ्स अच्छा नहीं है, उसका टीचर अच्छा नहीं रहा मैथ्स का, ये रीजन हो सकता है। या फिर वो कभी जो मैथ्स को सीखने के लिए जो अटेंशन और फोकस चाहिए ना, वो उसने अटेंशन और फोकस नहीं दिया। हर एक चीज की कुछ कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है, जो मैंने लाइफ में समझ ली है। कि
कोई भी चीज हो, बीट एनी स्पोर्ट्स, बीट बिजनेस, बीट पब्लिक स्पीकिंग, बीट लीडरशिप, अगर आप उस कीमत को चुकाने के लिए रेडी हो तो वो चीज तुम्हारे को मिल जाएगी। अगर वो कीमत तुम नहीं चुका सकते, वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। कभी कभार लोगों को कीमत समझ नहीं आती कि किस चीज की कीमत देनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन बनना है, तो बिजनेसमैन के अंदर जो कीमत होती है वो होता है आपका रिलेंटलेस लेवल पे आपको लगे रहना, बी एट इट। आपकी टीम आपको छोड़ के ले जाएगी, आपकी स्ट्रैटेजीज फेल हो जाएगी, आपकी मार्केट आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देगी, लेकिन ये आपको कंटिन्यूसली बी एट इट। इसके अंदर आपका जो कॉस्ट है वो आपका टाइम है, हाँ वो जाता है। आपका जो एनर्जी है वो जाता है, आपके अंदर का जो इंटरेस्ट है, एंथुसियाज्म है वो जाता है। आप एक लेवल तक सेल्फ डाउट भी करने लग जाते हो कि मैं कर रहा हूँ भाई, वो वेदर इट इज इवन वर्थ इट और नॉट। तो मतलब ये आपको, दिस इज द कॉस्ट व्हिच यू पे। लेकिन मैं इसी बताता हूँ, जैसे बिजनेसमैन का एग्जांपल है ना, तो बीइंग रिलेंटलेस इज जस्ट वन थिंग। उसके बाद में ना मार्केट अवेयरनेस और वो सारी की सारी चीजें भी जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम बिजनेस आल्सो इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी। क्योंकि जब भी आप अगर कुछ लॉन्च कर रहे हो ना, यू हैव नो आइडिया कि वो चीज मार्केट एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। योर प्रोडक्ट कैन बी एक्सीलेंट बट स्टिल माइट गेट रिजेक्टेड बिकॉज इट इज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। और अगर आप रेडी हो उस रिस्क को लेने के लिए तो भाई लो। अगर आपको सेफ चाहिए तो भाई और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपना जॉब कर लो या फिर नॉर्मल कुछ भी करना है वो चीज कर लो। लेकिन अगर ये है कि भाई तुम्हें मिलता है थ्रिल उस चीज से, यू आर रेडी टू पे दैट प्राइस फॉर दैट थ्रिल, तो फिर करो। इंटरेस्टिंग। तो फिर वो रोना नहीं है फिर बाद में यार ये इतना डिफिकल्ट है ये वो है। भाई लेकिन आ जाता है ना खेल पूरा रेसिस्टेंस, क्योंकि हमारा पास जो है ना जो चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसान, हम लोग एक टाइम पे लाते थे सब्जी लेने के लिए, उस टाइम ब्रेक वगैरह होता नहीं था, रेसिस्टेंस होती भाई लेकर आना सब्जी। मतलब बहुत ही बकवास एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लेकिन आई वुड से दैट नाउ वी, हमारा जो पूरा ध्यान जा रहा है ना कि यार सारी चीजें ईजी हो गई है। अब कौन सी चीजें जो मुश्किल है, अब दिमाग के अंदर बस ये है कि खुश रहना मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना, अपने आप के साथ पीसफुल शांत रहना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, और अपने आप को जो तुमने एक जॉब दिया है, कुछ भी दिया है, यार ये इसको करना है, वो नहीं करा जा रहा है क्योंकि ये मैंने अपने आप को दिया है, तो मैं अपना काम कैसे करूँ खुद, क्योंकि आदत लग रखी है कि भैया कोई और मेरे को आके बताएगा तो जाके करूंगा, अदरवाइज मैं तो अपने आप खुद नहीं करूंगा। तो आई वुड से दैट जिस तरीके से, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू एजुकेशन सिस्टम, बट जिस तरीके से एजुकेशन, जॉब, ये सारी चीजें हमारे अंदर धीरे 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 घुसी है ना, देयर इज ऑलवेज एन आउटसाइड इंस्ट्रक्शन, देयर इज अ वैलिडेशन फ्रॉम द आउटसाइड, एंड देयर इज समथिंग जो कि सिर्फ आउटसाइड एक्सटर्नली वैलिडेट करता है। आपके अंदर का भी एक, आई वुड से एक कॉम्पस कह लो, एक थर्मोमीटर कह लो, बैरोमीटर कह लो, जो आपको बताता है कि दिस इज वेयर यू आर। बट बार बार हमारा एक वैलिडेशन सीकिंग बाहर से ही होता है, और ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही, कह सकते हैं मतलब बहुत ही स्नो बर्न की तरह, मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया गया हमारे दिमाग के ऊपर बार, कि हमारे दिमाग को भी नहीं पता हमारे साथ ये स्कैम होने वाला है, और स्कैम है मेरे हिसाब से। आपका इसमें क्या एक है, किस चीज को लेकर स्पेसिफिकली आंसर? तो फॉर एग्जाम्पल द वे वी आर कंडीशनड, द ह्यूमन माइंड्स आर कंडीशनड, वी आर कंडीशनड टू लिव ऑन एन एक्सटर्नल वैलिडेशन। अपना वैलिडेशन तक आने के लिए भाई बंदे को वो पाथ लेना है कि भाई मैं नहीं सुनने वाला, मैं चाहे गलती करूंगा तो करूंगा, वो अपना ही एक होता है। भाई इसमें ना सेल्फ अवेयरनेस रहती है जो मैटर करती है, कि आप अपने आप को कितनी अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिवली अपने बिहेवियर को, अपने थिंकिंग पैटर्न को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये स्किल वेरी डिफिकल्ट टू अचीव करके है, कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं वहां पर जा करके देखूं कि ईरानपुर जो है वो किस हिसाब से बातचीत कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, वो वाली चीज। तो खुद को थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ये स्किल मास्टर करनी पड़ती है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा वैलिडेशन और ये सारी चीजें है ना, तो भाई इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड आई वुड से ह्यूमन फैक्टर्स, नॉट जस्ट वन, नॉट जस्ट टू, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं कि हमें वैलिडेशन चाहिए। यार मेरे केस में मैं तो बहुत ज्यादा सीख करता था वैलिडेशन, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई पर्सनली फेल्ट कि अगर मैं वैलिडेशन सीख कर रहा हूँ ना दूसरों से, इट मीन्स आई एम लिविंग माई लाइफ टू इम्प्रेस अदर पर्सन। बिल्कुल सही। और जब मैं दूसरे लोगों के लिए जी रहा हूँ तो मैं फिर ना जोकर बन चुका हूँ मैं। दिस इज व्हाट आई फेल्ट। ये फिर मैं नाच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्यों? मेरे को दूसरे जब ताली बजाएंगे तभी मेरे को अच्छा लगेगा। एंड दिस इज अ वेरी टेम्परेरी थिंग। आप पूरी लाइफ ना अपनी उस हिसाब से नहीं कर सकते। हिंदी में फॉलो कर दो।
या स्पेसिफिकली पहले हरमौजी और इस टाइप की जो बंदे हैं ना, मेरा कंटेंट फीड उस टाइप की रहे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ आप भी एलेक्स ऑलमोजी को फॉलो। हाँ, वो बंदा वो हो गया, और फिर उसी टाइप से ना फीड अपने आप ही इस तरीके से नवर गैलिबाइट हो जाती है। हाँ, नवर एकांत अमेजिंग है, काफी स्टूपिडिटी की बातें भी कर देता है वो लेकिन है वो बंदा है, मतलब रिस्पेक्टफुल है। उसकी जो बुक थी ऑब्वियसली ट्वीट, उसकी जो ट्वीट स्टॉर्म थी उसी की एक्सप्लेनेशन है। यस। तो पहले ट्वीट्स उसने करी थी, फिर धीरे धीरे करके उसने अपने यूट्यूब पे उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली, और उसी को फिर वो ट्रांसक्रिप्ट करके बुक बना दी गई थी। तो उसके दोनों पार्ट मैंने पढ़े थे, कि वेल्थ के बारे में उसका जो फर्स्ट सेक्शन है, और दूसरा है लाइफ से रिलेटेड करके। तो वो चीज़ मैंने सुनी थी, और काफ़ी प्रैक्टिकल बातें करी हैं उसने। ये नहीं कि हाइपोथेटिकल एक्सवाइजी कुछ भी चीज़ें बोल दी, बेट ऑन लक, बेट ऑन मेनी अदर थिंग्स, वो चीज़ उसने कही है। अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट रिच। हाँ, बिकॉज आई थिंक दैट गाय इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर सोशल मीडिया। और इवन फिलोसफी को लेकर के, और वो भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, जैसे कि ही इज टॉकिंग अबाउट वेल्थ व्हाइल बीइंग हैप्पी। ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्ट्रास्ट लगा। बिल्कुल बिल्कुल है उस बंदे को नॉलेज। जैसे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट था उसका जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, कि भाई लाइफ इज मीनिंगलेस विच इज अ गुड थिंग। कि डेफिनेटली अभी हमने वो टॉपिक एक्सप्लोर नहीं करा है अबाउट लाइफ एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन अगर लाइफ मीनिंगलेस है ना, तो इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज करके। अगर लाइफ का कोई मीनिंग होता ना, तो हम सबकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस हो जाती है, हम वही एक काम कर रहे होते, दैट्स इट। नाउ वी हैव दैट क्रिएटिव फ्रीडम टू डू वट एवर इज इट दैट वी वॉन्ट टू डू, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। कि कोई पैरामीटर्स नहीं है लाइफ को जज करने के लिए। जो सोसाइटी ने अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं, वो भी फेक पैरामीटर्स हैं, कि भाई यू शुड हैव योर होम, कार, इस एज में शादी हो जाए, बच्चे हो रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो। उन्होंने अपनी हायरार्की को अपने वो बना रखा है, बट दैट इज नॉट रियल करके। बट अगेन डोंट यू थिंक दैट इट इज एक्चुअली बिकॉज इंसान को एक सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल वांट्स अ सोसाइटी, और अगर ये नॉर्म्स को आप फॉलो नहीं करोगे तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और अगर किसी इंसान ने उन सारे नॉर्म्स को नहीं करा, ही विल बी एन आउटकास्ट। हाँ बिल्कुल आउटकास्ट, इसीलिए। लेकिन अगर आउटकास्ट की भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है हाँ। तो दैट वुड इन इटसेल्फ बी अ सोसाइटी। सोसाइटी वो बन रही है अभी, हाँ बन रही है, वो बन रही है अभी, बन रही है। तो आई एम लकी इनफ कि मेरे इसमें है बंदे जो रिबेलियस हैं इन सारी चीजों, काफी सारी चीजों को लेकर के। तो इसलिए यू वॉन्ट बी फील अलोन, देयर आर पीपल विद दैट ट्राइब क्रिएटिव माइंड, वो ट्राइब बन रही है बिल्कुल। हाँ, तो पहले वो वाली चीज थी जब वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड नहीं था, बिफोर इंटरनेट, बिफोर सोशल मीडिया, बट नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। तो इवन इफ यू आर आउटकास्टिंग द ओल्ड स्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ हाउ लाइफ शुड बी लिव्ड करके, यू हैव अ कम्युनिटी दैट एग्रीज विद योर थिंकिंग एंड यू वॉन्ट फील अलोन। तो कैन यू से दैट दिस न्यू सोसाइटी विच इज गेटिंग फॉर्म ये थोड़ी हैप्पी होगा या नहीं है? ये अपने आप में है भाई, है बिल्कुल। ओके। इसका मतलब मान के चलो कि यूएसपी क्या है इस वाले नए सोसाइटी का जो हाँ, इसकी आप पे सोसाइटी तो नहीं, देखो मेन चीज तो वही है कि पहले क्या होता है, बोलते हैं ना कि इंसान आधी लाइफ सीखने में गुजारता है, और फिर बाकी की लाइफ अनलर्न करने में, कि जो जो उसने गलत चीजें सीखी। तो सिमिलरली जब पहले के टाइम पे जब वो अनलर्न करता था उन सारी चीजों की, ये चीजें गलत है, तो उस चीज को ना एक्सप्लिसिटली वो बोलता नहीं था। अब ये कि पीपल हैव बिकम वोकल, और ऐसे वोकल लोग जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो उनकी खुद की कम्युनिटी बन गई है, एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ क्वाइट कंफर्टेबली एंड हैप्पीली। मतलब अपना एक ओपिनियन या मानिए अपना एक बिलीफ है वो और वो चीज ना, ये सिर्फ जो हमारी ये एशियन जो कंट्रीज हैं और ये यहाँ पर चीजें ज्यादा हैं। बाहर की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पे इंडिविजुअलिज्म ज्यादा प्रेफर करा जाता है। डेवलप्ड सोसाइटी कंट्रीज लाइक यूएस एंड अदरवाइज, वहां पे इंसान को ये नहीं, यहाँ पे बच्चा भाई माँ के साथ ही रहना है। अगर वाइफ आ गई और उसने ये कह दिया कि नहीं तुम्हें पेरेंट्स के साथ में नहीं रहना, तो उसको एज अ टेबू देखा जाता है कि अरे देख उसकी लड़की आई और ऐसे उसके लड़के को ले गई और घर छुड़वा दिया, ये करती है वो करती है। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में भाई ये चीज कॉमन है, घर वाले पहले वो निकाल देते कि भाई बी दी इंडिविजुअलिस्टिक मैन, और वो अकेले रहना सीख, वो सारी की सारी चीजें। एंड दैट इज वाई दोस पीपल हैव मोर इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनैलिटी, एंड वो लाइफ को रिलेटिवली काफी हद तक अकेले कंफर्टेबली जी लेते हैं, काफी खुश होकर के। अब यहाँ पे डाइवोर्स को एज अ टैबू देखा जाता है, करेक्ट। अब भाई
पूरी जिंदगी घुट घुट करके जीना, कलेश हो रहे हैं, मारा पीटी हो रही है, और फिर भी ये कि इस डर से वो साथ में है कि समाज क्या कहेगा या फिर वो क्या कहेगा, उस हिसाब से तुम अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करो, क्या फायदा? तो मतलब डाइवोर्स होने चाहिए ना। भाई अगर टू पीपल अगेन माई नॉट हैप्पी और ऐसा जाते, हाँ इफ यू गाइस आर नॉट हैप्पी, हाँ तो भाई फिर क्या फायदा है जबरदस्ती साथ में रहने का? और उस हिसाब से जस्ट टू शो ऑफ कि हाँ मतलब पेपर, हाँ कि हम एक हैप्पी फैमिली, उस हिसाब से। और वही वाली चीज है कि ये फिर धीरे धीरे मेंटेलिटी तब शिफ्ट होती है जब बंदा इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनैलिटी होती है। जो वुमन है, लेट से इफ शी इज अफ्रेड ऑफ गेटिंग डाइवोर्स, तो वो इसलिए अफ्रेड नहीं है कि भाई मेरा डाइवोर्स हो रहा है, वो इसलिए अफ्रेड है कि भाई मेरी इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनैलिटी कुछ है ही नहीं, मैं इस सोसाइटी में सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि विद रिगार्ड इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल उसे अपना सेफ्टी देखनी है, उसे अपना ये देखना है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी है, वो सारी की सारी चीजें उसको कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से, सोसाइटी की वजह से वो डिपेंडेंट बना दिया गया है ऑन दी हस्बैंड करके। पहले इसीलिए ज्यादा होता था, अब रिलेटिवली अगर डाइवोर्स केसेस इंक्रीज हो रहे हैं या फिर वाली चीजें, तो उसका रीजन ये भी है कि फीमेल्स आर गेटिंग दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि भाई मेरे से तहजीब में बोलेगा तो मैं बात करूंगी, अगर तू मेरे से तहजीब में नहीं बोलेगा तो भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आई एम नॉट हेयर टू टॉलरेट एनी शिट। और मतलब अगेन people might have their different opinion, but in my opinion, instead of treating two people based on their gender, it is better to treat people on the basis of their values and on the basis of their thinking. बट मेरा एक मेल है फीमेल है उसकी रहिए ना कि भाई इंसान कैसा है। बट डोंट थिंक दैट अगर मतलब मैं थोड़ा सा वापस प्राचीन काल में चले जाऊं, उस टाइम पे वुमेन जो होते थे, लेट्स से वी आर स्पीशीज, हम लोग मतलब मेल फीमेल उस टाइम पे, और उस टाइम पे कोई इस टाइम पे स्टैंडर्ड ना जॉब या ये सारी चीजें नहीं थी। इनफैक्ट एक मीम भी आया था कि वर्ल्ड वॉर हुआ था वन, उस टाइम पे लोग देश दुनिया भर के लोग सारे आदमी जाते थे वॉर लड़ने के लिए। वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें भी सारे मर जाके वॉर में जैसे ही IT आया, कंप्यूटर आया, इक्वालिटी की बातें स्टार्ट हो गई। वॉर के अंदर ट्रूथ वर नेवर देयर। तो मतलब एक मीम आया था, फनी मीम, समझ गया मैं मीम्स। तो इसमें ना बात पता है क्या है? अरे मेरी बात खत्म नहीं हुई, तो यहाँ आगे तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो मतलब ये एनिमल किंगडम के अंदर भी होता है, मेन के अंदर भी होता है कि द वुमन विल ऑलवेज चूज द अल्फा, ठीक है ना। और अगर मान के चलो कि उसके टक्कर का नहीं मिला, देन शी विल नेवर गो फॉर मीटिंग, ठीक है ना, बोथ पर्पस, ठीक है। सिमिलरली इंडिविजुअल वुमन की जो बात कर रहे हो, they will always prefer the man who is better than the other person in terms of everything, be it finance, be it multiple other things, जो कि उसके पैरामीटर देता है और डिपेंड she'll only go। और जो उसके साथ में जो है उसके any other man या जो कि उसके पैरामीटर्स के साथ मैच नहीं करता, she will never ever go for that, and because of that she is never going to find that person जो कि है, या तो उनकी शादी हो जाती है या तो फिर वो यहाँ पे होते ही नहीं है, तो they prefer to stay alone because उनका एक वैल्यू सिस्टम एक बन रखा है, वो फिर किसी और के साथ एडजस्ट कर ही नहीं पाता है। एंड मेरा सवाल ये है कि इज इट गुड और इज इट समथिंग विच विल बी, बिकॉज मेरा और आपका मैच नहीं कर रहा, मैं इवेंचुअली ऐसे ही रहूंगा, आई विल नॉट चेंज, आई विल आल्सो नॉट चेंज, आप मेरे को एक्सेप्ट करना ऐसे एज इट इज करो, तो आपको लगता है नहीं कि ये थोड़ा सा इट विल नॉट क्रिएट अ कम्युनिटी, इट विल क्रिएट मोर डिवाइड देन यूनाइट? बताता हूँ मैं इस पे जो मेरा POV है ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि मैरिज एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट रिसेंटली इन्वेंट हुआ है, पहले तो था नहीं, पहले तो सब चलता था, है ना, उस हिसाब से कर लो। हाँ, पॉलीगैमी थी इस तरीके से करके, वो तो लेकिन वी वर एनिमल्स ओनली। हाँ एग्जैक्टली, उस हिसाब से खुलेआम चलता है सब कुछ। तो ये सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, बट इफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस पर्पस के लिए रूल वो बनाए गए थे वो लोग ही नहीं रहे, वो थिंकिंग ही नहीं रही, वो टाइमिंग ही नहीं रहे, तो रूल्स शुड ऑल्सो गेट चेंज्ड, रूल शुड ऑल्सो भी मॉडिफाइड करके। जैसे कि अभी आपने एग्जांपल दिया कि वर्ल्ड वॉर 1 में मैन जाते थे, वर्ल्ड वॉर 2 में मैन जाते थे, वुमेन का भी जब ये IT इंडस्ट्री आई तब से वुमेन एम्पावरमेंट की या फिर इक्वालिटी की बात होने लगी, करेक्ट, ये आपने कहा ना। तो मैं कह रहा हूँ डोंट थिंक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैन एंड वुमेन, थिंक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउ द पावर इज चेंजिंग इट्स फॉर्म। पहले जो पावर थी वो फिजिकल पावर थी, गांव में भी पहले उसका दबदबा चलता था जिसके बहुत सारे भाई थे, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे पावर जो है वो शिफ्ट हो रही है किसमें, कि किसके पास में पैसा ज्यादा है। तो इट इज नॉट अबाउट द जेंडर की मेल है या फीमेल है,
इट इज अबाउट जो पावर है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है। जो पहले फिजिकल पावर थी वो चेंज हो रही है मनी पावर में, लैंड पावर में हुई थी कि किसके पास लैंड ज्यादा है, फिजिकल पावर, लैंड पावर। उसके बाद में फिर इंडस्ट्रीज जब आई तो वो चेंज हुई मनी पावर। फिर अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल पावर जा रही है। अब आज के पास टाइम पे जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, स्टिल जिसके पास में टेक्निकल एडवांटेज है, वो उस मनी पावर को भी इजीली टेक ओवर कर लेगा। तो व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स वी मस्ट नॉट थिंक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर्स। नहीं, मेरा जेंडर नहीं है तो मैं नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ, आपको भी नहीं कह रहा मैं। वो मीम था ऑब्वियसली जो आपने बताया। इनमें ये कहता हूँ कि जो पावर है ना वो अपने फॉर्म चेंज करती रहती है, और आपको फिर जो नया फॉर्म ऑफ पावर आ रही है आपको वो चीज करनी पड़ेगी। पता नहीं, मेरे को आई एम स्टिल, थोड़ा सा मेरा बायसनेस है। मुझे ऐसा लगता है अभी भी जिसके सबसे ज्यादा जमीन है उसके पास अभी पावर है। लिमिटेड रिसोर्स है ना, लिमिटेड नहीं, I would say that it's a immovable asset and it has certain amount of power that it is always लिमिटेड है ना, तो वैल्यू अप्रिशिएट होगी, डिमांड सप्लाई वाली चीज है। करेक्ट। एंड जब तक इंसान है तब तक उसको लैंड, घर, मकान, इस चीजें। मैं बता रहा हूँ उसके बाद में ज्यादा प्रॉपर्टी है ना, हाँ। वो भी उतना पावरफुल नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकती है। यस। तो फॉर्म चेंज हो गई। तो जो पावरफुल है उससे भी ज्यादा पावरफुल है जो जिसके पास में रिप्रेजेंटेटिव पावर है, जैसे गवर्नमेंट। अभी आप गवर्नमेंट की बात करोगे तो फिर वहां में तो हम लोग निहत्ते हैं, मतलब रंगमंशी कठपुतली है जिसकी एक और क्यों? वर्ड याद है। मैं अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ी ना पावरफुल है, गवर्नमेंट टॉपल डाउन हो जाती है हमारे पड़ोस के देश में हो गया, बांग्लादेश में, और इधर हिसाब से करके। नेपाल में, हाँ। हाँ, तो इट इज दी फॉर्म ऑफ पावर। जो चीज है आप उस पर फोकस करना चाहिए। So right now the power is in the tech. टेक में जा रहे मतलब है तो मनी ही। मनी है। आप मनी का सीखो। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है ना तो आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, डीप वर्क। उसमें उसने इनिशियली की 3 टाइप की पावर बता रखा है। हाँ, कार्ल न्यूपोर्ट। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं वो 3 पॉइंट क्या है। एक उसमें वही था कि भाई एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज, और उस हिसाब से करके। दूसरी पावर होती है आपके पास में अथाह पैसा हो, सो दैट यू कैन हायर दिस पीपल। इवन जो टेक वाले हैं, इवन दे रीड वेंचर कैपिटलिस्ट और लाइकवाइज करके। और तीसरी थी कि एबिलिटी टू कॉन्टिन्यूसली फोकस। थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो मोर। So this was talking about the power, how the power changes. हाँ, पावर डायनामिक्स। States of water ही हो गया भाई। हाँ, वेरी गुड ठीक। वो वाली की होती है। सही है भाई, सही है। और बी मैन और वुमेन, अगर भाई वुमन को अल्फा चाहिए तो इवन मैन जो है वो भी कौन सा बीटा वुमन से वो सेटिस्फाइड हो रहा है, उसको भी तो मन करता ही है। बेशक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस और उसके हिसाब से वो लगा रहे हैं। तो अगर वुमन को ये कि भाई मेरे को अल्फा चाहिए तो तुम कौन रोक रहे भाई बनवान का। अंकुर आपकी शादी नहीं करी है, क्योंकि 2 चीजें होती हैं, शादी हुई नहीं है वो डिफरेंट चीज है, शादी करी नहीं, डेलिब्रेट चॉइस। शादी करी नहीं, क्यों नहीं? ये तो ऑफ कैमरा डिस्कस करेंगे। नहीं, मेरे पास जितने भी स्टूडियो में है ना सारे के सारे मौजूद, वो सारे के सारे इस बिलीव पे जाता है कि मैरिज इज अ मिथ। उनको विश्वास ही नहीं है कि मैरिज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अब इसको डिनाइल कहोगे या इसको अवेयरनेस कहो, बट देखो ट्रुथ बी टोल्ड है तो सोशल कंस्ट्रक्ट ये बनाया गया कि साथ में रहे, सोसाइटी इसी तरीके से फ्लरिश करती है, थ्राइव करती है। जो रूल्स भी बना रखे हैं, देयर वाज अ रीजन व्हाई दे वर मेड। व्हाट यू आर नो द रीजंस? क्या चीज? भाई अगर रूल्स ही रहेंगे ना तो टोटल केओस रहेगा। तो जितने भी रूल्स बनते हैं वो उस केओस को प्रिवेंट करने के लिए बनते हैं, कि जो पूरी सोसाइटी है वहां पे एनार्की ना हो जाए, केओस क्रिएट ना हो जाए। दैट इज व्हाई देयर आर रूल्स करके। अगर हम सिर्फ पावर रूल्स एस्टेब्लिश कर दें और मोरल्स और एथिकल्स रूल्स एस्टेब्लिश ना करें, इफ वी डोंट डिफाइन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एंड इफ वी लेट alone the power decide, तो anarchy, हाँ, virtue हो जाएगी। and that is the reason ये चीजें करी गई हैं। सोशल रूल्स जो बनाए गए, तो जिसने भी बनाया ये बनाया कि हमारा पीरियड ऑफ टाइम हमारा ह्यूमन रेस बचा रहे। एग्जैक्टली। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई अभी तक हम लोग इतने टाइम तक इवॉल्व इसलिए भी कर पाए बिकॉज इतना बड़ा क्लस्टर्स के अंदर हम लोग सिविलाइजेशन एग्जैक्टली आर एबल टू कम फॉरवर्ड। सही है भाई, सही है। अच्छा, एक बात बताओ, आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन टोस्ट मास्टर, वापस टोस्ट मास्टर में आता है, कौन है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा एंथुसियास्टिक, सबसे ज्यादा आपको, जिससे आप इंस्पायर हुए टोस्ट मास्टर में? है कोई ऐसा? टोस्ट मास्टर में इंस्पायर सीखने को रियल में गौरी से काफी मिला है मेरे को।
क्या मिला को? यार काफी सारे बंदे हैं, मतलब विनय जैन सर हो गए, बहुत सारे हैं। एक एक रमेश हो गया। एक बताओ ना, बिकॉज मैं सबसे पर्सनली तो मिला नहीं। अच्छा हाँ, खुद मेरे को बताता है, मतलब एटलीस्ट मेरे पास तो रेफरेंस पॉइंट रहेगा। आई सी, आई नो यू ऑकवर्ड समथिंग। विनय सर नॉलेज बैंक, मॉरिस बैंक, हाउ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मतलब टोस्ट मास्टर को लेकर के काफी सारे हैं। और उनके पास में अपने काफी टाइम में मैं गया हूँ, तो ही वॉज माई डिस्ट्रिक्ट मेंटर जब मैं डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर था। जब मैं डिवीजन डायरेक्टर था तो ही वॉज माई डिवीजन मेंटर। और जब अपॉइंटमेंट ही मेरा इलेक्शन ही जब मैं जीता था, तो उसके बाद में मैं गया था सर के पास में टू सीख दी एडवाइस कि क्या क्या करनी चाहिए। तो विनयजन सर से नॉलेज बैंक है, मतलब कि काफ़ी सारे सीनियरियोज जिन्होंने बताए, काफ़ी सारे ऐसे पीओवी मेरे को दिए जो मैं नहीं सोच सकता था, जो चैलेंजेस मेरे को आ सकते हैं। तो दैट आई वुड से अबाउट विनयजन सर। फिर कुछ आपको चाहिए रहते हैं एज अ कंपेनियन जो आपकी सेम एज के हो, तो उस केस में निमिष वॉज वेरी मच हेल्पफुल टू मी। जब भी मेरे को अगर कोई डेविल्स एडवोकेट चाहिए तो मैं निमिष को यूज़ करता हूँ मैं, कि मेरे को पता है कि विदाउट जजिंग मी ही विल बी गिविंग मी द राइट ओपिनियन, कि अगर मैं कोई ओपिनियन लेकर के जा रहा हूँ तो क्या क्या मेरे साथ में गलत। Basically, what kind of questions do you ask Anish? हाँ, किस टाइप ऑफ क्वेरीज होता है? How does he become a developer? इन टर्म्स ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि यार मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, भाई तू बता कि क्या गलत हो सकता है, फिर मैं कहाँ पर गलत हूँ, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो निमिष हैज बीन सच पर्सन। फिर ये हो गए मिस्टर मेनन है। तो मिस्टर मेनन से मैंने ये सीखा है कि प्रोफेशनलिज्म, Professional. हाँ प्रोफेशनलिज्म, कौन बोल रही है professional? generally people use their emotions while taking certain decisions, या फिर उस हिसाब से करके, even in terms of getting giving advices to other people, तो पर्सनल बायसेस या फिर वो एक इनफॉर्मल बिहेवियर वाली चीजें आ रहा है, तो अगर उनके पास में एडवाइस लेकर के जाओगे तो बिल्कुल टू द पॉइंट की जो चीजें होनी चाहिए जैसे होनी चाहिए, बहुत ही अनबायस्ड तरीके से, और विदाउट एनी पर्सनल एनी काइंड ऑफ की वही बायसनेस की मैं कहूँगा, क्योंकि मिस्टर मेनन का संदीप सर से मैंने ये सीखा था कि भाई हाउ टू बी चिल्ड। सभी बस नहीं, संदीप रतूरी। दो या संदीप रतूरी। हाँ, तो संदीप रतूरी सर से मैंने ये सीखा था कि हाउ टू एम्पावर अदर्स, क्योंकि जब वो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर थे ना, मैं डिवीजन डायरेक्टर था, तो उन्होंने भाई खुला हाथ मेरे को दे रखा था टू रन माई डिवीजन। तो वो था रियल, मतलब एम्पावरमेंट मैंने उस टाइम पे देखा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, खुली छूट, और उसमें आई थ्राइव्ड, वो वाली चीज़ थी। फिर टोस्ट मास्टर में और भी हैं जैसे कि पुनीता मैम, शी वॉज लाइक गॉड मदर टू मी। फिर रीत अरोरा, उनके साथ में मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई उस हिसाब से। रीत से मेरे को ये सीखा कि थोड़ा साउथ दिल्ली टाइप का जो अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा बहुत जो डालना चाहिए वो कहता है, क्योंकि शी हैज दैट डीपीएस से पास आउट है, और भाई वो है उनके अंदर, वो करिश्मा है। तो व्हेन इट कम्स टू क्रैपर, हाँ करिश्मा है उनके। हाँ, मैं तो रीत अरोरा की रीत दी बोलता हूँ। तो उस हिसाब से पुनीता मैम का मैं कहूँगा कि भाई दी अथॉरिटी शी कमांड्स, मतलब अगर वो बोल रही है ना कुछ, तो सामने कोई भी वो चुप करवा देंगे और बंदे चुप हो जाएंगे। एक मीटिंग थी वहां पे मैं गया था, वही बंदा थोड़ा सा शोर मचा रहा था, और भाई सेंटेंस की फ्रेमिंग इस हिसाब से उन्होंने करी थी कि मतलब मजा आ गया था, और क्या बढ़िया डांट हुआ, बंदा ऑफेंड भी नहीं हुआ होगा, हाँ, और चुप भी हो गया होगा। डांट बहुत ही बढ़िया तरीके से डांट मारी हुआ है। एग्जैक्ट वर्बेटिंग तो मैं रिकॉल नहीं कर सकता हूँ कि क्या था, लेकिन इस हिसाब से था कि जैसे हम अभी शुरू में बैठे हैं, वो बंदा उधर कॉर्नर पे था, वो फोन पे बात कर रहा था, तो पुनीता मैम ने कहा कि जो साउंड की जो वो रहती है, स्पीड रहती है, वो इतनी है, और तू मेरे इतने पास में है, तो जो तेरी आवाज है ना वो मेरे कानों में आ रही है, इट वुड बी बेटर इफ यू विल गो आउटसाइड एंड हैव दैट कन्वर्सेशन, समथिंग लाइक दैट करके। तो मतलब भाई वो अथॉरिटी थी कि अगर पुनीता मैम है सामने तो बंदा भाई तहजीब से और वो डिसिप्लिन जो है डेकोरम वो मेंटेन रहेगा, कोई वैसे नहीं कर सकता। वो हो गया। फिर हमारे इधर से नेपाल से सुमन साकिया सर, तो अगर मैं विजनरी कहूँगा प्लानिंग को लेकर के, तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग को लेकर के, जो उनका प्लानिंग वाला एस्पेक्ट था, और एक जो पैशन भी था, मतलब गिविंग अटेंशन टू डिटेल्स वाली चीज, सुमन साकिया।
रंजीत सर है हमारे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, उनके केस में है कि भाई पर्सनल बॉन्ड जो बनाना है ना, वो उनसे बेहतर मतलब मैं भी नहीं होऊंगा। पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना और उस हिसाब से करके वो वाली चीजें। मून मैम थी वो स्वीट थी इस हिसाब से ये था क्या करा बांग्लादेश? यार। अयान का ऑब्वियसली भाई ही स्पीक्स वेरी वेल, तो उसके पास में वर्ड्स हैं, ही इज अ वर्ड्समिथ। वर्ड्समिथ। वर्ड्समिथ, ही इज अ वर्ड्समिथ। तो He will learn anything from. हाँ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंटरव्यू उस हिसाब से, बट यस मेनी टाइम्स वो हेल्प करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग अदर्स तो ही विल God knows very well. एग्जैक्टली जितना उनसे हो पाएगा ना वो आइंदा करेंगे हेल्प को लेकर के। और जेनी मैम का भी यही था, जैसे संदीप सर का मैंने बताया, तो मेरे को काफी उन्होंने फ्री हैंड दिया था व्हेन आई वाज सर्विंग एज द डीपीआर। तो एम्पावरमेंट वाज वन थिंग दैट आई हैड लर्न। उसके अलावा जो अभी करंट लीडर्स हैं उनसे मेरी उतनी इंटरेक्शंस नहीं हो पाई। अभी एक डायरेक्टर्स ये ओनली डिस्ट्रिक्ट हो गया था। सो करेंटली आभा मैम इज द डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, उससे पहले गौरव थे और उससे पहले जाहिद। तो वो एज अ व्हेन दे वर द डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर वो वाला मैंने उनका मतलब क्लोजली काम नहीं करा, क्योंकि Anybody who are close from the existing leaders जो अभी currently है? वर्ल्ड 24 में राम रहीम सबसे हो जाती हैं, बेट जाहिद, बेट जोनी का बर्थडे है, फिर वैसे करके विशेष हो जाती हैं। और इवन गौरव से वहाँ पे विवेक देव हैं, आयुष से मेरी बात होती रहती है। रोहन नाग इज वन पर्सन जिसको मैं काफी एडमायर करता हूँ। मेरी बार बात हुई थी, मैंने कहा भी था रोहन नाग को कि काश हमारी कॉन्वर्सेशन पहले हुई होती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि रोहन के साथ में उतनी बातचीत मेरी नहीं हो पाई। What was the reason कि बात क्या थी? क्योंकि एक तो ज्योग्राफी अलग अलग थी, फिर साथ में इतना क्लोजली वर्क करने का कभी मौका नहीं मिला। बट विद रिगार्ड्स टू पैशन, डेडिकेशन इज अ वेरी ग्रेट इंडिविजुअल आई वुड से। Yes. रोहन जो लेकर के And very well read that. मतलब मैंने उसका calmness भी देखा, डेयरिंग का नहीं देखा मैंने, तो बातचीत मैंने उसका calmness भी देखा है, and I've seen him angry but maintaining the calm. I've seen both the tones. तो रोहन को लेकर के है ना, वही काश मेरी और वो होती, क्योंकि वो बंदा है ऐसा कि जिसके साथ में ना मेरे को सीखने को भी मिले और वो एक पॉजिटिव और उस हिसाब से वो हो रहा है रोहन का। What about Johnny? जॉनी भाई से मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि एक तो ज्योग्राफिकली डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, फिर टीम्स हमारी जनरली अलग अलग थी उस हिसाब से। हवा आवा मैम के साथ में भी काम वाम मेरा उतना नहीं हुआ है। बट वो तो 41 से तो जेन्युइन पड़ा। हाँ वो था सीन, लेकिन अब जो मेरा रोल था और उनका रोल डिफरेंट था ना, तो वो वाला सिनेरियो रहता है। ओके ठीक है, सही है। तो मतलब तो a lot of people you already know, anybody who has been the most inspiring person, मतलब अगर if you have to मतलब sum up all the Toastmaster थे, एक बंदा जो कि मतलब जिसकी वजह से आप इंस्पायर्ड हो, मतलब थैंक गॉड आई केम इन टोस्टमास्टर भाई आया तो अपने उससे था, किसी को देख के नहीं आया अपने उसमें आया था, अपने तब पे रुका रहा था और उस हिसाब से। लेकिन हाँ काफी सारे लोगों से काफी कुछ सीखने को मिला था, एंड जो कि मैंने इंस्टिल करा सबसे, इससे ये सीखा, उससे ये सीखा, उससे ये सीखा, उससे ये सीखा, उससे ये सीखा। अब कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी जो बहुत सारे लोगों मेरे को अच्छी नहीं लगती हैं, हमें को लगता है कि आप नहीं ये चीज ठीक नहीं है। सिमिलरली मेरे अंदर भी होता होगा, लेकिन मल्टीपल ही कहूँगा, कोई तो वन इंडिविजुअल का तो सोचना ना वे टू डिफिकल्ट कि वही एक बंदा मैं तो मेरे केस में एक था, मतलब जिसको लेके मैंने थोड़ा सा कहा कि यार दिस इज अ गुड प्लेस। अब मैं भी शायद उस टाइम पे आयरॉनिकली दैट टाइम एनटीएमसी वाज डूइंग टू गुड। ओके 2016 की बात है, उस टाइम पे एक बंदा था इंद्रनील रे, ओके उसने डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट एचएससी भी जीता था, इवैल्यूएशन भी जीता था, दोनों जीता था। और बंदे की एक हैबिट होती थी, वो बंदा आता था फॉर्मल्स में ऑफिस के बाद, पूरा नोट्स वोट्स फुल लिखा करता था, इवैल्यूएशन इवन इफ यू नॉट, मतलब आई सॉ हिम एज द मेंबरशिप एंड आई थिंक वीपीड आल्सो। बंदा आता था, शांति से बैठता था, पूरा मीटिंग से आधे घंटे पहले आता था, मीटिंग के आधे घंटे बाद जाता था, सारा प्लानिंग करता था किस तरीके सब कुछ सही हुआ, मतलब प्रॉपर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एकदम कहता मतलब उस तरीके से करता था, वेरी गुड। मतलब उस बंदे का जो देखता था ना मैं, एंड एट द सेम टाइम आई नेवर न्यू अ सीरियस पर्सन लाइक हिम कुड बी सो ह्यूमरस आल्सो। तो उसका जो पर्सनालिटी टाइप है ना बड़ा यूनिक लगा मेरे को। एंड उस टाइम पे इंसिडेंटली इवन धीरज मधुरंजन ओके हु का मैं हमारे क्लब से ही था, ही वेंट टू आईएसए वर्ल्ड चैंपियनशिप हॉकी स्पीकिंग के अंदर गया था। तो मैंने कहा यार ये
क्या क्रेजी हो गया है, मेरे ज्वाइन करते ही मतलब यार इस चीज में ना मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन देर आर सर्टेन पीपल जिनका मेरे को लगता है, क्योंकि एक टाइम चैंपियन बनना ना could be by luck करके, बट आई हैव सीन सर्टेन पीपल बिकमिंग डिस्ट्रिक्ट चैंपियन मल्टीपल टाइम्स। कभी मेरे को मौका नहीं मिला सुनने का, लेकिन एक डीजे है दीपक जस्टिन फ्रॉम द साउथ, यस 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 तो दैट इंडिविजुअल जिसका मेरे को लगता है कि भाई ये बंदा ही हैज क्रैक दैट कोड करके, तो अगर कभी मेरे को मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उनके साथ में कॉन्वर्सेशन या फिर सीखना मैं चाहूंगा। दीपक जस्टिन और एक आदित्य महेश्वरन जो है, हाँ, उसकी एक स्पीच जो थी जो मेरे को दिल को टच करके गई थी, तो इसलिए मेरे दैट वी हैव द सेम स्पीच। मेरे को लगता है कि मेरे को भी वो ये थी कि टू कैच समथिंग यू हैव टू लूज, to find yourself you have to lose yourself. Same. I like that speech. या तो वो है उस हिसाब से करके। मोहम्मद गतानी को भी सुना था, ही वाज आल्सो गुड, क्योंकि एक बार वो वाली चीज हो जाती है, वो बताने ला के रैली में रसा इसकी गली है, मैं भी वहीं पे मिला था। ऑलमोस्ट सेम वर्ड। मतलब हमको ये सही है, मतलब हम लोग मोरलेस सेम जिम जगह पे रहे, बट वी डिड नॉट गेट मच टाइम टू इंटरेक्ट। उस टाइम पे अलग ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन हाँ यही था, ढूंढ ही रही थे जो आप ढूंढ रहे थे, मैं ढूंढ नहीं। वी सी सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड बट वी हेजिटेट टू एक्सप्रेस। जैसे कि था ना वो रनिंग वाला को बताया था, मुझे तो अभी भी पंगे लेने का मन करता है भाई, मैं तो उन्हें लेता हूँ। और मैंने तो ऋषि बोला, मैंने लुक व्हाट अ गॉर्जियस साड़ी, आई हैव नेवर सीन समबडी वेयर लाइक दिस। थप्पड़ भी नहीं खाया मैंने उस टाइम पे। थप्पड़ तो दिखाया भाई मेरे को ना घूम फिर के। आई वुड से दैट दिस पॉडकास्ट मेरे को लगता है कि इट वाज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कमबैक्स, डिफिकल्टीज, एंड आई थिंक यू नो द एंटायर लाइफ, मतलब जिंदगी के बारे में फिलोसफी, एंड एट द सेम टाइम यार मतलब एक इमोशन मैच्योरिटी व्हिच इज सच अ नाइस टर्म। आई वुड से दैट मतलब इमोशन मैच्योरिटी, मतलब इसको भी ऑडिट करते हो क्या दैट इज लेवल फॉर दैट? नहीं, अगर इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर पब्लिक स्किल्स, people skill I would say, so you should be good at it, assessing your own emotional maturity and assessing the emotional maturity of the other person. डैनियल कुनविन की बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, हैव यू रेड दैट बुक? हाँ, बहुत टाइम पहले। कैसी है वो? ठीक लगी थी, इतने ज्यादा मैं समझ नहीं पाया था क्योंकि वो थोड़ी टेक्निकल लगी थी। हाँ, लेकिन एक बुक जो मैं कहूंगा विद रिगार्ड्स टू कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन, क्रूशियल कॉन्वर्सेशन, इजी टू रीड, बहुत ही छोटी बुक है, 200-250 के आसपास आई थिंक पेजेस होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग दैट बुक वे 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 टू चैलेंजिंग। उसमें जो बात कही है ना वो इम्प्लीमेंट करना बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आपने वो पॉइंट ऑफ व्यूज भी आपके दिमाग में आ गए हैं ना, तो स्टिल आपकी पीपल स्किल काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। हैव यू ट्राइड इम्प्लीमेंट योर? हाँ, एक्सपीरियंस बता सकते हो क्या जहाँ पे यू इम्प्लीमेंटेड क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करवाना था दो लोगों के बीच में, तो बहुत ही धीरे धीरे करके, अब अगेन टोस्ट मास्टर वाला था तो आइडेंटिटी वाली चीज नहीं रहेगी, लेकिन उनको कैसे उस जो डिफरेंसेस थे उसको कैसे ब्रिज करवाया, उसमें उस बुक को मैं कहूंगा। अरे भाई मतलब कैसे करा देखो, एग्जाम्पल एक था एक्स था, एक था वाई था। हाँ, अब एक्स को यह था कि वाई यार ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, ये अपने मतलब से काम करता है, इस हिसाब से करके उस हिसाब से करके। वाई को यह था यार कि जो एक्स है ये अपनी चलाता है और डिक्टेटर बनने की कोशिश करे और उस हिसाब से करके। अच्छा, लीडरशिप लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट आया था? हाँ, लीडरशिप लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट था। हाँ, फिर अब मैं था बीच में मीडिएट करवाने वाला, क्योंकि दोनों मेरे को अपना डिस्कस करते थे, तो दोनों की पीओवीज मैंने सुने थे, और उस बुक को जब मैंने रीड करा था तो मेरे को पता चला था कि अच्छा ये वाला जो पर्सन है अगर ये बोल रहे तो इसके वही वाले कि पीछे की इनसिक्योरिटीज हैं, कि जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मेरे को पता था कि एक्स जो है उसकी वैसी इंटेंशन नहीं है, वाई की वो इंटेंशन नहीं है, दोनों बढ़िया इंसान है, इट इज मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन थिंग। लेकिन जो ये डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटीज और बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो उस बुक की हेल्प से और भी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसकी हेल्प से मैंने ये चीज एंश्योर करी थी कि दोनों को वो दिखाना, दोनों को एक दूसरे की अच्छी साइड दिखाना, और फिर जो सर्टेन मिस्टेक्स होती हैं जो जनरली रिलेशनशिप को किल करती हैं, उस मिस्टेक्स को वो ना करे, वो चीज एक्सप्लिसिटली बोलना। फॉर एग्जाम्पल लेट से अब आप और मैं हैं
एंड ये भाई यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं। तो मी बीइंग दैट पर्सन, मैंने कहा था कि कुछ भी हो जाए, मैंने ना अंकुर तुम्हारे मुंह सॉरी मैंने अंकुर कभी भी सोलोमन के मुंह से ना तुम्हारी कभी बुराई नहीं सुनी। बेशक अगर तुमने कुछ गलत भी कहा है ना, तो भी आई विल से कि मैंने कभी भी तुम्हारे मुंह से वो सोलोमन के मुंह से तुम्हारी बुराई नहीं सुनी। सिमिलरली मैं सोलोमन को कहूंगा कि सोलोमन तुम्हारे बारे में ना मैंने कभी भी अंकुर के मुंह से कोई भी गलत बात नहीं सुनी। तो दैट इज वन थिंग। जनरली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि उसने तेरे बारे में ऐसे बोला, उसने तेरे बारे में ऐसे, गॉसिप एंड ग्रेपवाइन। तो उसमें सीन क्या रहता है कि अगर आप कुछ मेरे बारे में भी अगेंस्ट बोलोगे ना, और किसी ने ये कह दिया कि सोलोमन अंकुर आग लग जाती है। हाँ, अगर अंकुर किसी ने ये कह दिया कि सोलोमन तेरे बारे में अंकुर ने कभी गलत नहीं कहा, तो इवन यू विल बी हेजिटेटिंग सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट मी। कि अगर मान लो आप मेरी बुराई कर रहे हो, ठीक है, कि अंकुर बहुत बुरा है, ये है वो है, लेकिन XYZ पर्सन अगर के आपको ये कहा है जी सोलोमन बेशक तेरे को लगता है कि अंकुर इतना बुरा है, लेकिन मेरी जितनी बातचीत हुई है ना, उसमें कभी भी अंकुर ने तेरी बुराई नहीं करी है। तो ये कह गया यार कि उसने मेरी कभी बुराई नहीं करी, मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, है ना, इस तरीके से कर भाई इतना बुरा इंसान, तो आप फिर खुद आपके वर्डिक्ट चेंज होने लग जाएंगे। सिमिलरली इधर आकर के मैं कहूंगा कि अंकुर बेशक तू सोलोमन के बारे में कुछ भी कह रहा है, लेकिन सोलोमन ने ना तेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा। तो फिर मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट करूंगा कि यार उसने मेरे बारे में जब कुछ गलत नहीं कहा, ये पर्सन बोल रहा है, तो इवन आई मस्ट नॉट से इट करके। और फिर जब आप गलत नहीं बोलोगे मेरे बारे में, मैं गलत नहीं बोलूंगा, दोनों की धारणा चेंज होगी, फिर आप धीरे धीरे करके कॉमन ग्राउंड्स पे आते हैं। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छा है। दिस इज वन ऑफ द लर्निंग व्हिच यू लर्न फ्रॉम दैट बुक। हाँ, बुक्स प्लस एक्सपीरियंस। हाँ, ओके ओके, नाइस नाइस। ये अच्छा है, लगाना है। मतलब आपके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं है सही। तो ये अच्छा लगा मेरे को। और ये पक्का जितने भी कॉन्फ्रेंस हो किसी थर्ड पार्टी वैसा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने मतलब जितने भी कॉन्फ्रेंस, तो मैंने ना वही देखी थी, आग लगाने वाले बहुत होते हैं, सुलटाने वाले कम रहते हैं। एंड आई वॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर बोथ दीज इंडिविजुअल्स। तो मेरे को पता था दिल से बढ़िया इंसान है, और कोई मेरे को लगता है ना कि दिल से कमीना है, तो फिर मैं बोल देता कि भाई यू आर रॉन्ग, या फिर उस हिसाब से करती। लेकिन जब था तो वो धीरे धीरे करके सबसे पहले जो वर्ड्स है ना आपको वो स्टॉप करने हैं, जो बैड माउथिंग होती है अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। क्योंकि जो फाइट एस्केलेट होती है, जो ग्रजेस बनते हैं, वो बैड माउथिंग की वजह से बनते हैं। आपने मेरे बारे में कुछ गलत बोला, मैंने आपके बारे में कुछ गलत बोला, और डायरेक्टली हमने एक दूसरे के बारे में बोला नहीं है, मतलब एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं बोला है, किसी थर्ड पर्सन को बोला है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन कि अगर उसे चीजें खत्म करवानी है एक अच्छे नोट पे, तो अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो ही मस्ट नॉट कम्युनिकेट दैट थिंग टू यू। Similarly, if you have said something bad about me to that person, he must not tell me what is it that is जो आपने कहा है मेरे बारे में। तो जो थर्ड पर्सन का जो रोल है ना, जो लिस्नर का रोल है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो दो बंदों के बीच में रिलेशनशिप है वो कैसे रहेगी। उसके पास में इतनी पावर है कि दो दुश्मनों को भी एक अच्छा दोस्त बना सकता है। सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आते हैं, और वो किसी चलो ठीक है भाई, अंकुर भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके यार।